वेलकम टू एडुग्रीड गाइस। देखो आ गए तुम्हारे लोगों की इतनी सारी कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, और तुम्हारी ही फरमाइश पे स्पेशली लेके आ गए भाई 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। सर डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन मैंने अभी तक दिए थे वो क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि देखो उसमें मैंने 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर आपको सब दे दिए। उतना सब कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज लैक ऑफ टाइम एंड लैक ऑफ हेल्थ। बहुत ही ज्यादा अभी हेल्थ खराब है मेरी, लेकिन फिर भी 3 मार्क्स की वीडियो लेके आया रहा हूँ। इसके बाद में 5 मार्कर लेके आऊंगा, और उसके बाद कल रात को पता नहीं हमारी टीम के एक मेंबर का मुझे कॉल आया रात को करीबन 1:30 बजे कि सर बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि सर सेक्शन ए बनाओ, सेक्शन ए बनाओ। तो भाई डेफिनेटली आपके लिए सेक्शन ए भी बनेगा, ठीक है। लेकिन मे भी हो सकता है कि वो वीडियो या तो आज रात को लेट आए या तो फिर कल सुबह आए, ठीक है। आ जाओ चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 3 मार्कर एमसीक्यू, सॉरी आईएमपी क्वेश्चन। और सर जैसे कि बोला था महाशिवरात्रि आज, जय महाकाल सबको आपको, और आज होगा यहाँ पे तांडव। 3 मार्क के हर क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं मैंने 5 मार्क्स का एक्सप्लेन कर दिया तुमको कि अगर वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ जाए तो तुमको इतना लिखना है। आ जाओ, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी है। ध्यान से देखिएगा। स्टेट द एस्पेक्ट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम और अ ग्राफ। जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तब आपको क्या करना है। गलती से भी वीडियो की स्पीड मत बताना, क्योंकि मेरा WPM बहुत ज्यादा है। WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट, ठीक है। बहुत कुछ चीजें सिखाऊंगा आपको मैं। तो मैं बोल जो रहा हूँ वो ऑलरेडी मैं 1 मिनट में करीबन 130 150 वर्ड्स बोल रहा हूँ। अब उसमें अगर आपने 1.5x कर दिया तो तुम्हारा होगा सिर्फ, ठीक है। आ जाओ, जुबा पे रखो लगाम। सर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला हम ध्यान रखेंगे चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम। आपको कौन सा डेटा दिया गया है उसके ऊपर से आपको डायग्राम चूज करना है। ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन, वो ग्राफ कैसे बनेगा और उसका प्रेजेंटेशन आप लोग कैसे करोगे। सर सेकंड थिंग जो हमको ध्यान रखनी है वो है स्केल एंड मेजर्स। आपका यहाँ पे आप जो यूनिट्स ले रहे हो ग्राफ के अंदर उसका स्केल यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए और उसका मेजर प्रॉपर होना चाहिए। सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, यहाँ पे कौन सा आता है वाई, यहाँ पे कौन सा आता है एक्स। सर क्लियर मेंशन करना है आपको, ठीक है। बीच में आता है बिंदु। सर क्लैरिटी होनी चाहिए ग्राफ में, एक ही लाइन यूं जाए। तुम्हारी तो यूं जाएगी, फिर इरेज करोगे इसको, फिर यूं, नहीं नहीं नहीं, क्लीन रखना है। भले हम लोग नहाए बिना एग्जाम देते हो, लेकिन पेपर ऐसा लगना चाहिए कि अभी नहा के निकला है, ठीक है। अभी महाकुंभ से पेपर निकला हो, इतना नीट एंड क्लीन पेपर होगा आपका तो मजा आ जाएगी उनको भी। डेटा टेबल आपको एक्सप्लेनेशन करना हो तो आपको अच्छे से बनाना है, और कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ता है। अगर आप कर रहे हो तो आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से जाएंगे। गिव द डिफरेंस बिटवीन द डायग्राम एंड ग्राफ। सर डायग्राम और ग्राफ में क्या डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंस है। सर हमको तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंसेस पूछे हुए हैं तो आपको सिर्फ डिफरेंस अटेम्प्ट करना है। खामखा और 3 मार्क्स से 4 मार्क्स में आपको 2-3 पेज लिखना पड़े ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। डिफरेंस अटेम्प्ट करो, इतना लिखा आपको सटीक मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला डेटा का अगर मैं बात करूं तो डायग्राम में कौन सा डेटा होता है। डायग्राम में होता है रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। डायग्राम में डिस्क्रीट होता है और ग्राफ में कंटिन्यूअस होता है। सर ये समझने का टाइम नहीं है आपके पास, समझ में आ जाए उतना आपका, नहीं समझ में आए रट्टा मार लो। आओ, अपने को तो मार्क्स चाहिए अभी के लिए खाली। प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो डायग्राम अट्रैक्टिवली ज्यादा लगता है, जबकि ये कम अट्रैक्टिव लगता है। क्यों? क्योंकि ग्राफ के अंदर खाली एक रेखा जाती है, ठीक है, और सबके नसीब में रेखा समझ में नहीं आती। एक्सप्लेनेशन की बात करूं मैं तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। आपने अगर एक बार कोई डायग्राम बना दिया है तो आपको उसको बहुत कम एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, जबकि ग्राफ को आपको ज्यादा समझाना पड़ेगा। लोगों के दिमाग तक वो नंबर्स डालने पड़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो कोई भी अगर एक एवरेज इंसान भी होगा जिसकी कम अंडरस्टैंडिंग है, जो कम एजुकेटेड है, वो भी डायग्राम को इजीली समझ पाएगा, क्योंकि उसमें ग्राफ दिखते हैं। इसकी कंपेयर में दूसरा कंपैरिजन दिखता है, लेकिन ग्राफ को समझाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, राइट। स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होगा तो आप ग्राफ नहीं समझ सकते हो। एडवर्टाइजमेंट के लिए हमेशा क्या यूज होता है, डायग्राम। अब देखो बीच में ना एयरटेल की एक एडवर्टाइज आती थी, कहीं बीच पे चली गई वो एयरटेल वाली लड़की और वहां पे आपको रेड कलर के थामले दिखते थे।
जिसमें बहुत सारे नंबर्स चल रहे हैं। वो नंबर्स क्या है, बोले हम सोल्व कर रहे हैं, मतलब वो भी तो क्या हो गया, एक वन टाइप ऑफ डायग्राम हो गया। पहले ये यहाँ पे था, अब हम यहाँ पे पहुंच गए, भी तो क्या हो गया, ये भी तो डायग्राम हो गया। उसकी अगर हम बात करूं मैं आगे थोड़ा, तो यहाँ पे रिसर्च और हायर स्टडी की जरूरत होती है ग्राफ के अंदर, और रिसर्च भी ज्यादा करना पड़ता है, और ये रिसर्च के लिए यूज भी होता है। डायग्राम्स रिसर्च के लिए यूज कम होते हैं। अ सिंपल पेपर इज गुड इनफ टू ड्रॉ अ डायग्राम। एक सिंपल पेपर चाहिए आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, वो कहीं भी इजीली अवेलेबल होता है, जबकि ग्राफ के लिए आपको ग्राफ पेपर कंपलसरी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक बार एक वीडियो बनाया था इकोनॉमिक्स के ऊपर ही, कल ही बनाया था, तो उसकी मैं लिंक यहाँ पे आपको दे दूंगा कमेंट के अंदर। उसमें मैंने बोला था कि ग्राफ के लिए आपको कोई सेपरेट पेज नहीं दिया जाए तो क्या करना है। डायग्राम डज नॉट नीड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। डायग्राम के अंदर एक्स और वाई की कोई जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन ग्राफ के अंदर एक्स और वाई की जरूरत होती है। आप ऐसा मान लीजिए कि पूरे के पूरा डिफरेंस के अंदर डायग्राम के एडवांटेजेस लिखे हैं और ग्राफ के डिसएडवांटेजेस लिखे हैं। चलो सर आगे आते हैं एक नए क्वेश्चन की तो। क्वेश्चन नंबर 3। सर ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40 आसपास क्वेश्चन है, बस उतने ही करने हैं आपको, इससे ज्यादा करने नहीं है। आपका पूरा इकोनॉमिक्स आ गया, इसमें से आपको 2 मार्कर क्वेश्चन भी मिलेंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे एमसीक्यू भी मिलेंगे, मैं बता दूंगा आपको। स्टेट द यूटिलिटी ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक्स। जो क्वेश्चन इजी है उसको मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, हम सबको पता ही है वो कहाँ यूज होता है, कैसे हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। भाई फ्री फायर यही सब निकला है। सबसे पहला होता है ट्यूटोरियल्स, कि भाई जब भी हम एजुकेशनल वेबसाइट वगैरह देखते हैं, कोई पावर पॉइंट दिखती है, क्या है अभी जो तुम्हारे सामने दिख रहा है वो क्या है, प्रोफेसर वीएस पटेल के अलावा जो दिख रहा है वो क्या है, पीपीटी है। पीपीटी कहाँ पे आती है, बोले इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनता है उसी से तो मैं आपको पढ़ा पाता हूँ। सामने लगा हुआ है वो क्या है, वो कैमरा है, ये क्या है, ये माइक है, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। सर उसका एक्टिव लर्निंग होना चाहिए। अभी अभी नई एडुकेट की चैनल हमने बनाई है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उस चैनल पे हम लाइव ही नहीं ले पा रहे। क्यों, क्योंकि यूट्यूब के खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशंस है कि आपको ये क्राइटेरिया अगर आपका कंप्लीट होगा तो ही आप लाइव ले सकते हो। तो अभी वर्टिकल लाइव अलाउ कर दिया, हॉरिजॉन्टल नहीं किया है, तो मैं इसी वजह से ये वीडियो में लाइव लेने वाला था, उसकी जगह मैंने आपको रिकॉर्डिंग दे दिया है। यहाँ पे आइए सर, रीडिंग मटेरियल आजकल आप देखो, ई बुक्स, ई जर्नल्स, बहुत सारी चीजें मोस्टली हम लोग मोबाइल में ही या लैपटॉप में पढ़ना पसंद करते हैं। इंफॉर्मेशन की बात करूं तो भाई ये सच में पूरे वर्ल्ड को एक छोटा सा गांव बना के रख दिया है। ठीक है, हमको इलोन मस्क क्या करे वो भी पता है, ट्रम्प क्या करेगा वो भी पता है, हमको निर्मला सीतारामन जी भी पता है, और हमको चाइना भी पता है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की मैच के अंदर आए कौन ऑडियंस आती है ना, वो भी हमको पता होता है कई बार, क्योंकि उसके ऊपर हम मीम्स बनाते हैं। डेटा की अगर मैं बात करूं तो आपको हर एक तरह के जो डेटा होता है उसको स्टोर करना होता है, तो डेटा स्टोरेज का सबसे जो बेस्ट वे है वो क्या है, टेक्नोलॉजी है। वो क्या है, टेक्नोलॉजी है। सर क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आपको क्या हो सकता है, क्या आपकी इज्जत को खतरा है, हाँ है, अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो खतरा है। इसीलिए सोशल मीडिया पे हो सके वहां तक पर्सनल फोटो ज्यादा अपलोड मत करो। सर क्वेश्चन एरियाज इन द यूजिंग द कंप्यूटर और यूजिंग द इंटरनेट, मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया है, आपको इसी तरीके से लिखना है। समझो, जब भी आप 3 मार्क का क्वेश्चन लिखो, 2 फालतू लाइन चाहिए अपने को, जैसे कि द मॉडर्न एरा इज द टेक्नोलॉजी एरा। ये कौन सी मैंने बड़ी चीज कह दी आपको, तो मॉडर्न एरा इज द टेक्नोलॉजिकल एरा। पहला सेंटेंस खत्म हुआ, आपकी एक लाइन खत्म हुई। वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट रेगुलरली, सर दूसरी सेंटेंस खत्म हुआ। बट दे हैव सम क्वेश्चन एरियाज फॉर स्टडिंग आर एज बिलो। मतलब सर 3 ऐसे सेंटेंस मैंने आपको फालतू दे दिए जो आपका इंट्रोडक्शन का काम कर देगा। इसको अगर आप पेज पे लिखोगे, मेरे तो 2 लाइन होती है, अगर आप पेज पे लिखोगे आपकी 4 से 5 लाइन हो जाएगी। उसके बाद हम हेडिंग दे रहे हैं वापस 1 लाइन का, तो क्वेश्चन एरियाज इन द यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दूसरा क्वेश्चन एरिया ऑफ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी। सर जानबूझ के टेक्नोलॉजी लगा है, मैं आपको सिखा रहा हूं। इतने कंटेंट में आपको 3 मार्क्स कैसे मिलेंगे, मजबूरी में देगा वो। कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन था 2.5 दिया, नहीं, 3 में से 3 देगा। लेकिन ये फालतू सेंटेंस लिखना सीखो, और नहीं सीखने का टाइम है रट्टा मार लो। अभी मैंने देखो आपके सामने हर क्वेश्चन में मैंने ऐसे फालतू सेंटेंस आपके लिए ही डाले। अगर इतना लिख दिया ना तुमने तो भी तुम्हारे लिए बहुत है। मैं एक्चुअल में मैंने जो कल पीडीएफ रिकॉर्ड की थी, मैं आपको उसका भी वीडियो देना चाहता था, पीपीटी देना चाहता था, बट अगेन यूट्यूब ने कुछ रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज टेक्नोलॉजी लर्निंग अभी भी मेरा थोड़ा स्लो है।
प्रोसेस ऑफ स्टडिंग इजियर एंड फास्टर। आप अपने घर पे बैठे बैठे मोबाइल में यूज सोते सोते सोफे पे लेट के वीडियो देख सकते हो, बहुत इजियर हो गया है। लेकिन उसने पूरी स्टडी की प्रोसेस को ही चेंज कर दिया, पूरी स्टडी की प्रोसेस को ही चेंज कर दिया। सर कैसे? आपको फिजिकल आने की जरूरत नहीं है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो, इससे पहले जो इकोनॉमिक्स का एक मैंने वीडियो बनाया था उसमें लगभग 3000 लोगों तक मैं पहुंच चुका हूं। मैं आपको बता नहीं पा रहा मैं कितना खुश हूं ना, आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये वीडियो नहीं बना रहा होता, ठीक है, क्योंकि इतनी हेल्थ मेरी खराब है। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा एक्साइटमेंट मिल रहा है कि भाई ऑनलाइन के माध्यम से एक साथ हजारों बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, हजारों लोगों के मार्क्स लाए जा सकते हैं। सर लाइक कंप्यूटर्स द इंटरनेट इज ऑल्सो ओनली अ टूल। कंप्यूटर की तरह इंटरनेट भी क्या है, एक टूल ही है, बट वो रिप्लेस करता है बुक्स को, टीचर्स और आर ऑन थिंकिंग एंड रीजनिंग। एक्चुअल में ये चीज गलत है, पर फिर भी आपकी बुक में यही सेंटेंस लिखे हुए तो मैंने लिख दिए यहाँ पे। इट कैन नॉट, अच्छा सॉरी नोट पढ़ना ही मैं भूल गया था। इट कैन नॉट रिप्लेस बुक्स एंड टीचर्स। देखो बुक को तो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल फिजिकल बुक से ज्यादा इजी कौन सा होता है, ई बुक। इतना सा मोबाइल होता है उसके अंदर हजारों बुक लेके जा सकते हो आप, और फिजिकल बुक में डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन उन टीचर्स को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। आप चाहे कितने भी रोबोट्स ले आओ, कितने भी रोबोट्स को साड़ी पहना के खड़ा कर दो, कुछ भी कर दो, बट एक रियल टीचर जो होता है उसको कभी रिप्लेस नहीं किया। आपको क्या लगता है खान सर का क्या ही अल्टरनेटिव निकालोगे यार आप? विकास दिव्य कीर्ति जी का आप क्या ही अल्टरनेटिव निकाल दोगे? सर रिप्लेस नहीं होता, टीचर कभी रिप्लेसेबल नहीं होता। अ लॉट ऑफ सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आती है, खराब, मिसलीडिंग। अभी देखो, मान लो अगर इतना इंटरनेट नहीं होता, तो होता इंटरनेट, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अगर इंडिया यूज नहीं कर रहा होता इंटरनेट, तो आज इंडियाज गॉट टैलेंट शो कभी बंद नहीं होता, रणवीर अलाहाबादिया के घोड़े नहीं लगते कभी, ठीक है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने वहां पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक बात थी, मैं मानता हूं उसकी बात गलती थी, उन्होंने कुछ अच्छा नहीं बोला था, बोला वो गलत था, शो भी बंद, ठीक है ना, कुछ लोग देख रहे थे, मजा आ रही थी उनको। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से मिसलीडिंग हुआ, इंफॉर्मेशन को फैलाया गया गलत तरीके से, और पूरी शो को सबको बैन किया गया। पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहां पे। तो अभी समटाइम इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इज नॉट रेगुलरली अपडेटेड। कई बार वेबसाइट के अंदर आप देखते हो, जैसे कि देख लो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन अपडेटेड होती है हर बार, ठीक है। मैं ज्यादा इसकी कोशिश बता नहीं पा रहा, उसका रीजन ये है कि मैं खुद नहीं मानता ये सब चीजें। आपके पूरी टेक्स्ट बुक के अंदर 2011 और 2013 के डेटा दिया है, अब एटलीस्ट वेबसाइट पे तुमको 22 का तो मिलेगा, तो भी ठीक है ना। वी गेट रॉन्ग इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ द रियल इन द प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन। हो सकता है कई बार हमको रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिल जाए, बट अभी के जमाने में कंप्यूटर और इंटरनेट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, लोग टेक यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सर जितनी टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है उतना आपका लाइफ साइकिल इजी चलता है। सर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एचडीआई एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स, ठीक है, ये वर्ड याद रख लेना। कंस्टिट्यूएंट्स उसका मतलब होता है उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं। अब आएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचडीआई? एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सर क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम? ही क्या होता है? ये चलाता कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट चलाता है, यूएनडीपी जिसको हम बोलते हैं। इसका मेन काम क्या है? उन्होंने ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है उसको प्रेजेंट किया था सबसे पहली बार 1990 के अंदर। तो सर ये रहा आपका एमसीक्यू, अभी भी बोल रहा हूं, ये रहा आपका एमसीक्यू। सर यहां से अगर एमसीक्यू पूछ लिया तो सर सबसे पहले एचडीआई को कब रिपोर्ट किया गया था? 1990 के अंदर किया गया था। वो क्या क्या चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती है? सर इकोनॉमिकल एंड सोशल मैटर्स जो होती है वो उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, एंड पर्पस टू रिमूव ऑल लिमिटेशन ऑफ द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम एंड पीक्यूएलए। पीक्यूएलए का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। सर ये तीनों चीज के अंदर जितनी भी लिमिटेशंस थी, ये तीनों लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने एक नया इंडेक्स लॉन्च किया जिसको बोला गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सर एक बंदा है, लो ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, वीएस मोस्ट टाइम भी सेंटेंस। सर एमसीक्यू बन सकता है, याद रख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो, महबूब अल हक and Dr. Amartya Sen are the Indian economists who prepared HDI। इंडिया के अंदर HDI किसने प्रिपेयर किया था? दो बंदों के नाम याद रख लो, महबूब अल हक ने किया था और डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किया था। HDI is a more reliable indicator
देन द अदर इंडिकेटर्स। मतलब अगर मैं आपको बात करूं तो नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम और पीक्यूएलआई से भी ज्यादा भरोसेमंद अगर कोई इंडिकेटर है तो वो एचडीआई है। सर उसके बाद अगर आइए एचडीआई के कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा एचडीआई का, आप में भी ये वर्ड नहीं पढ़ पाओगे, आइए, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या बोला भाई? यूएनडीपी इंट्रोड्यूस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मतलब एचडीआई को इश्यू किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर 1990 में। ऊपर भी यही सेंटेंस था। उसके मेन ना 3 फैक्टर्स है alone are considered while the preparing HDI to make it simple and easy। मैंने आपको पता ही बोला है इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन लिखने का एक ढंग है, ये मैं ढंग सिखा रहा हूं। बाकी ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों एक ही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सर आपकी जो लाइफ है, मतलब यहाँ पे मेनली मैं 3 कंपोनेंट की बात करूं क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क का रहा है। आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखने के बाद यहाँ पे मान लो आप अप्रोक्सीमेटली आपको 4 से 6 लाइन लिख देनी है इसके बारे में, तो आपका टॉपिक ही कवर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। सर एजुकेशनल अचीवमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे नॉलेज को और डेटा को, जो सोशल अचीवमेंट उसका माना जाएगा। मतलब एजुकेशन और सोशल अचीवमेंट दोनों को ही साथ में रख के चलेंगे। इनकम डेटा जो है द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द लिविंग विच इज इकोनॉमिक अचीवमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक अचीवमेंट जो होगा उसको भी देख लेंगे। देखो सोज द इकोनॉमिक अचीवमेंट, मतलब सर एचडीआई जो है वो तीनों चीजें दिखाता है हमको। छठा क्वेश्चन ध्यान रखना, स्टेट द 3 कंस्टिट्यूएंट्स। याद है ना उसका मतलब क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है सर? कंपोनेंट होता है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, अभी मैंने आगे बोला पीक्यूएलआई, पीक्यूएलआई। सर वंदे भारत की स्पीड से जाएगी गाड़ी, ध्यान रखना, यहीं पे कॉन्सेंट्रेशन करना। पानी पीने जाना हो तो साथ में लेके बैठना। सर क्या होता है, इसके जो 3 कंपोनेंट है उसमें से 2 मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। एक है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन एंड दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कि जो सर पीक्यूएलआई है वो कौन सी चीजों पे डिपेंड था? पहला सर लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री डिटरमाइन द सिचुएशन ऑफ एजुकेशन। एक कंट्री के अंदर जो एजुकेशन होता है, जो लिटरेसी होता है, वो डिफाइन करता है उनकी कंट्री के डिटरमिनेशन को। एंड द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एजुकेटेड आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। मतलब सर यहां पे ध्यान से समझिए, आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड है उसको हम बोल रहे थे लिटरेसी रेट हमारे लैंग्वेज में। ठीक है सर, ये पहला सेंटेंस। अब यहाँ पे दूसरा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग रोड फॉर द फिजिकल क्वालिटी लाइफ। मतलब सर एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता माना गया है, रोड, बहुत अच्छा रोड माना गया है कि वो फिजिकल क्वालिटी लाइफ को मेजर करने का। उसमें सर इंक्रीज होता है अगर जैसे जैसे लिटरेसी रेट, वैसे वैसे एजुकेशन राइज होगा। जैसे एजुकेशन राइज होगा वैसे वेलफेयर, इंडिविजुअल लोगों, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। एजुकेशन अगर अच्छा है आपका वेलफेयर भी अच्छा जाएगा। सर ह्यूमन एफिशिएंसी इज अ नेसेसरी एस्पेक्ट फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट के अंदर जो ह्यूमन है उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। कब अच्छी हो जाएगी? जब एजुकेशन ज्यादा होगा। सर दूसरा जो यहाँ पे वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? एक एवरेज पर्सन को, अभी देखो गवर्नमेंट के अंदर एक नया रूल गवर्नमेंट ने ला दिया है जिसका ये मतलब था कि कोई भी बच्चा अब 6 साल की एज पे, 6 साल की एज पे वो फर्स्ट में आएगा। यानी कि सर यहां से प्लस 12 कर दो, यानी कि वो 18 साल की एज में स्टैंडर्ड 12 कंप्लीट करेगा। 18 के बाद वो 5 साल पढ़ेगा बैचलर और मास्टर, 23 साल, और सर 1 साल वो कुछ इंटर्नशिप कर लेगा। यानी कि सर 24 साल की एज तक तो वो बंदा ढंग से जॉब भी नहीं कर पाएगा। ये है इंडिया। अब इसके साथ इसकी कंपेयर करते हैं कि भाई नंबर ऑफ इयर्स अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नॉन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब बच्चा पैदा होता है तब हम उसको जज कर पाए कि भाई ये अगर गुजरात में पैदा हुआ है तो वो 65 ईयर तो मिनिमम जिएगा। लेकिन समझो धीरे धीरे जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ थी ना, एस्टिमेटेड लाइफ, वो ह्यूमन की कम होती जा रही है, स्पेसिफिकली इंडिया में। अब ये जो लाइफ कम होती जा रही है उससे अगर मान लो, अगर हम ऐसा मान लें कि एक बंदा 60 की जगह 50 साल तक ही काम कर सकता है, जिएगा तो सही 60 साल,
पर ढंग से 50 साल ही काम करेगा। मतलब सर 24 पे कमाना शुरू किया, 50 पे रिटायरमेंट, 25 साल में तुमको सब बनाना है, घर गाड़ी बंगला शादी वाइफ बच्चे सब करना है तुमको, ठीक है। इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द मिरर ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट। अगर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा है, मतलब आपकी सोशल लाइफ अच्छी होगी, वेलफेयर अच्छा होगा, उसका सीधे सीधा रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, आपके न्यूट्रिशन में होता है। कि अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी जाएगी। अगर आपके आजू बाजू में मेडिकल अच्छे है, तो कुछ बेसिक चीजों से आपकी कभी डेथ नहीं हो सकती। और इन्वायरमेंटल सिचुएशन जो सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अच्छी। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसी के अंदर सर थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। आइए सर, इन्फिनिट मोर्टालिटी, ये सर क्या मतलब हो गया? मतलब यहाँ पे क्या मतलब मोर्टल की बात हो रही है क्या? कोई जो एनीमे देख रहे हो कनेक्ट कर लेंगे ये चीज को। सर ड्यूरिंग अ ईयर द नंबर ऑफ इन्फेंट्स वुड डाई बिफोर 1 ईयर आउट ऑफ 1000। मतलब सर बच्चे जो 1000 पैदा हो रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चे 1000 में से 1 साल पहले ही मर जाते हैं। is known as the infinite mortality rate, and if the infinite mortality rate falls, यानी कि अगर वो पैदा होने वाले बच्चे का जो डेथ था वो कम हो जाता है, तो कैन बी सेड दैट द हेल्थ केयर सर्विस ऑफ द कंट्री इज रियली गुड। ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, कुछ सिचुएशन की वजह से वो डाई हो जाता है, अर्ली पैदा हो गया, 9 महीने में डिलीवरी होनी थी, 7.5 महीने में हो गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्री मेच्योर बेबी। तो प्री मेच्योर बेबी अगर एक्सपायर हो रहा है, मतलब 1000 में से जितने वो कम हो, उतनी हमारा मेडिकल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा है। उसके लिए दूसरा एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा था, वो रिफ्लेक्ट करता है सोशल स्टेटस को और वेलफेयर को, कि भाई कंट्री के पास ज्यादा अच्छे लोग हैं जो अच्छे न्यूट्रिशन ले पाते हैं। और उसकी अवेलेबिलिटी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए। सबसे पहली अवेलेबिलिटी क्या चाहिए हमको, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। दिल्ली छोड़ो, अहमदाबाद में पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, पॉपुलेशन तो ज्यादा ही है, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली छोड़ो, क्योंकि है ना, इंडिया में दो चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, एक पॉपुलेशन एक पॉल्यूशन, दोनों पी से शुरू होता है। स्टेटस ऑफ वुमन एंड द रोल ऑफ अ मदर। वुमन का क्या स्टेटस है, उनको कितनी इज्जत दी जाती है, सब बहुत मैटर करता है पीक्यूएलआई में। याद रखना पीक्यूएलआई की इक्वेशन क्या है, पीक्यूएलआई की इक्वेशन है एक्सटेंट ऑफ द एजुकेशन मल्टीपल बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी मल्टीपल बाय इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तीनों चीज अभी हमने देखी। उसको देखो, अब 1 2 3 तीन वेरिएबल है, तो इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे और मल्टीपल बाय 100 करेंगे, क्योंकि हमको आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। सर हमारा आंसर आ गया। अब सर ये जो है वो एमसीक्यू के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एचडीए का भी आता है, सबका आता है। मैं एमसीक्यू में भी ये चीज को कवर कर लूंगा बाद में। पीक्यूएलआई क्लोजर टू 100 इज बेटर। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 100 के होते हैं। अगर 100 के नजदीक जितना है उतना वो अच्छा है। सेम आपके परसेंटेज की तरफ, आप सबके 90% आएंगे तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर वो क्लोजर टू 0 है तो वो गंदा है। तो जो ऑलवेज रहना चाहिए उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 0 to 100 पीक्यूएलआई रहना चाहिए। इसको है ना नोट कर लेना, कंफ्यूज मत होना। कुछ भी करके ये फाइल तो मैं तुम तक पहुंचा ही दूंगा। आओ, गिव द डिफरेंस। सर बोला था मैंने, जब भी इक्वेशन में डिफरेंस देखे पहले डिफरेंस करो, डिफरेंस ही पहले करना है। डिफरेंस क्या है सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है सर, थोड़ा सा लोचा लग रहा है मुझे इस समय, सर इसको घुमा दो, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। होती है, गलतियां होती है, चिंता मत करो। आओ, इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन अक्यूरेंस होता है और डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होती, डेवलपमेंट इज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। विराट कोहली ने अभी सेंचुरी मारी है, लेकिन मेहनत बहुत टाइम से कर रहा था बंदा। यहाँ पे दिखा जाता है ग्रोथ, क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है, और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस को देखा जाता है। ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव देखा जाता है, जबकि डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इसको भी आगे हम पढ़ेंगे, दोनों चीजें मायने रखती है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलता है। क्वेश्चन ऑफ द यूटिलाइजेशन एंड द अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज दिखता है यहाँ पे। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ये डेवलप करती है कंट्री को, और यहाँ पे ऑलरेडी ही डेवलपिंग कंट्री के अंदर होता है। मतलब अगर एक ग्रोथ कहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो बोले डेवलप कंट्री में। और सर डेवलपमेंट कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलता है। मतलब मान लो अगर कोई बच्चा एक ऐसा है जो 90% ऑलरेडी ला रहा है, अब उसके अंदर आपको क्या ही ग्रोथ दिखेगा, समझो 90 से मैक्सिमम 99 पहुंचेगा, 100 पहुंचेगा, तो 10% का ही ग्रोथ हुआ ना, डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 60 65 ला रहा था,
लेकिन अब मेरे पास आ चुका है, मेरे वीडियोस देख रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, दोस्तों को भी भेज रहा है, ऊपर महाकाल के आशीर्वाद भी उनके ऊपर है। तो अब उनके 60 से लेके 90 आ गए, मतलब उसका ग्रोथ कितना हो गया, 30 मार्क्स का। यानी कि सर ये जो ग्रोथ है वो खाली डेवलप कंट्री में होता है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है वो डेवलपिंग कंट्री में होता है। जिनका अभी ग्रोथ नहीं हुआ उनका ग्रोथ हो सकता है, जिनका ग्रोथ हो गया है वो खाली थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, इतना ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अगर आपके 60-65 आ रहे हैं, लेट्स इट्स योर टाइम, इट्स नॉट माइन। ध्यान दो यहाँ पे, इजी टू मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर। मेरे को पता चला बहुत सारे बच्चे गुजराती मीडियम की भी है, दिक्कत मत करो, कंटेंट इंग्लिश में लिखा है, तुमको समझ में, समझा तो सब हिंदी में ही रहा हूं ना। आ जाओ चलो। द कंसेप्ट ऑफ द ग्रोथ इज नैरो। देखो ग्रोथ का कंसेप्ट बहुत छोटा है और डेवलपमेंट का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसकी कंट्री के अंदर ऑलरेडी 90-92% वाले लोग हैं, तो उनके लिए तो नैरो ही हो गया ना, कहाँ जगह ही नहीं है ऊपर जाने की, मैक्सिमम कहाँ पहुंचोगे 100 तक, अब तुम हो खुद 92 पे। ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम। ग्रोथ तभी बढ़ सकता है जब पर कैपिटा इनकम बढ़े, और यहाँ पे तो बहुत कुछ चीजें होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। अब ये जो ग्रोथ की प्रोसेस है ना वो रैपिड है, और ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है ना वो कैसी है, स्लो है। मैंने बोला ना, एक बार 90 पहुंच गए तो फटाफट 65 वाला 60 करके 90 ला देगा वीडियो देख देख के। तो भाई ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, और डेवलपमेंट वाली जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो है। ठीक है, आइए सर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी। देखो मनी से एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा क्या माइंड भी फ्रेश हो जाएगा आपका। बहुत पहले ना मैं अपने बच्चों को ऑफलाइन में बताता रहता था कि इस दुनिया में सबको चाहिए हनी, ठीक है, बट हनी नहीं आती विदाउट मनी। आप सब भी रिपीट कर सकते हो, इस दुनिया में सबको क्या चाहिए, हनी, तो हनी नहीं आती विदाउट मनी। और मनी के लिए क्या चाहिए, अर्निंग, पर अर्निंग नहीं आता विदाउट लर्निंग। तो दोस्तों आ जाओ, आपने यहाँ पे फंक्शन ऑफ मनी देखना शुरू कर देते हैं। क्या है, तो भाई मार्शल इसमें अड़ी काटता है। आपको याद रखना है, आपके इकोनॉमिक्स के नाम थोड़े बहुत याद रखना, एमसीक्यू में पूछ लेते कई बार। मार्शल ने बोला था कि मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज without any doubt or investigation regardless of time or place. This definition is more famous in economics. मतलब मनी एक ऐसा टूल है, ऐसा मीडियम है जिसको कोई भी आराम से ले लेगा, कोई भी तरह की इन्वेस्टिगेशन किए बिना। क्यों? और कोई भी समय पे ले लेगा, कोई भी प्लेस पे ले लेगा, तो वो होता है मनी। मतलब ऐसा मान लो कि मनी इज मनी, और सबको चाहिए मनी, लेकिन मनी नहीं आती विदाउट अर्निंग, और अर्निंग के लिए क्या चाहिए, लर्निंग। और हम क्या कर रहे हैं, 3 फंक्शन ऑफ मनी पढ़ रहे हैं। तो भाई मनी के पहले फंक्शन मीडियम, दूसरा स्टोर कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, और तीसरा मेजर ऑफ वैल्यू। आइए इसी चीज को मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके बता देता हूं ताकि मेरे को डिटेल में ना उतरना पड़े। सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम सबको पता है, ठीक है, व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आपने मार्क कर लिया, इसको एक्चुअल में बोलते हैं स्टाइलस। मैंने आपको स्टाइलस दिया, इसकी वैल्यू है 1500 रुपए। मैंने आपको स्टाइलस दिया, आपसे 1500 रुपए, 500 की 3 नोटें ली और मैंने देख लिया कि हाँ गांधी बापू दिख रहे। अब ये हो गया एक्सचेंज। तो आपको कोई चीज खरीदनी है, दुनिया में सब बिकते हैं, रिश्ते नाते, ओडी फरारी सब बिकते हैं, ठीक है, प्यार भी बिका भी है, लेकिन खरीदने के लिए क्या चाहिए, आपकी औकात चाहिए। और औकात किससे मापी जाती है, मनी से मापी जाती है। ठीक है, मनी सबको चाहिए। दूसरा है भाई स्टोर ऑफ वैल्यू। चलो ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, लिखा हुआ है वहां से नहीं समझा पाऊंगा। याद रखो, जब सर मनी नहीं था, जब कॉइन नहीं था, तो पहले क्या था, जो सबसे ज्यादा संपत्ति, सबसे ज्यादा जमीन जिसके पास है वो अमीर है। तो आप जमीन को साथ में लेके थोड़ी घूम सकते हो। समझो, मान लो अगर मेरे पास अहमदाबाद के अंदर 150 बीघा जमीन है, तो मैं अहमदाबाद में करोड़पति हूँ, लेकिन अहमदाबाद से सूरत जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, हाँ मेरे पास अहमदाबाद में जमीन है, लाख रुपए। क्यों देगा वो मुझे? तो जमीन को लेके नहीं घुमा जा सकता था। अच्छा उसको सर, उसके बाद ना आ गया धान्य, मतलब जिसके बाद बहुत ज्यादा धान्य है, गाय है, फार्मर, बहुत बड़े फार्मर है, वो लोग बहुत रुपए वाले हैं। बट मुझे भी बताओ, क्या वो लोग ये सब चीजों को संभाल पाएंगे? अब वो तो बिगड़ जाएगा ना। आप अगर वीट के स्टोरेज खोलते हो, कितना खोल पाओगे? अब कितना ग्रेन को संभाल पाओगे, कितना लेके घूम पाओगे? ठीक है, इसलिए सर ये सब चीजें नहीं थी, हमको एक वैल्यू स्टोर करने वाला यंत्र चाहिए था, जिसको हमने बना दिया मनी। किसको बना दिया? मनी। आप देखो मनी को आप स्टोर कर सकते हो, इसलिए लोग मनी की चोरी भी करते हैं। अभी तो डिजिटल कैश आ चुका है, फिजिकल कैश के बदले
डिजिटल कैश, तो लोग वहां पे भी चोरी कर लेते हैं, क्या करें, जिसको चोरी करनी है वो तो कर ही लेता है। यहाँ पे एक सेंटेंस में आपको खाली समझा देता हूं, आपको यहाँ पे कंपलसरी मेंशन करना है बार्टर सिस्टम को। अब वैसे हमको पता ही है बार्टर सिस्टम क्या है, क्योंकि अकाउंट में भी पड़े हुए हैं, जहां पे वस्तु के बदले में कोई वस्तु की एक्सचेंज होता था, चीजों के बदले में चीजों का जो एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम याद रखना है, जब भी आपको फंक्शन ऑफ मनी पूछे, तीन फंक्शन थे, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू और तीसरा मेजर ऑफ वैल्यू, कि ये स्टाइलिश की क्या वैल्यू है मैं कैसे डिसाइड करूंगा, 1500 रुपए इंडियन, और अगर आप मुझे डॉलर दे रहे हो तो ओनली $20। तो ये मैं मेजर कैसे किया, मनी से मेजर किया, तो मनी एज अ मेजरिंग टूल ऑल्सो। सर क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई की मॉनेटरी फंक्शन जो है वो समझा दो, आरबीआई के मॉनेटरी फंक्शन को क्या कर दो, समझा दो। आइए समझा देते हैं। सर 5 चीजें मैंने आपको लिखी है, आपको पांचों की 5 लिखनी पड़ेगी। देखो इसमें शॉर्ट करने मत बेटा, मैंने ऑलरेडी शॉर्ट करके दिया है तुम सबको, रात को 2-2 बजे तक यही काम किया है मैंने। सो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये हेडिंग है। पहली फंक्शन आपको याद रखना है मॉनेटरी फंक्शन में, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं B2G, ठीक है। द आरबीआई इज अ बैंकर एंड एडवाइजर एंड एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट। सर ये क्वेश्चन बन गया आपका एमसीक्यू, आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बैंकर कौन है, तो बोले आरबीआई है, आरबीआई एडवाइजरी भी है, एजेंट भी है, और सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट को संभालती भी है। सर बैंकर्स बैंक एंड लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट, सर हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉनेटरी फंक्शन पढ़ रहे हैं किसके, आरबीआई के। तो आरबीआई इज अ बैंकर एंड रेगुलेटर ऑफ ऑल द स्केड्यूल्ड बैंक्स इन द कंट्री, मतलब सारे के सारे कंट्री के अंदर जितने भी स्केड्यूल बैंक है सबको ये संभाल लेता है। एंड द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर द स्केड्यूल बैंक्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कभी किसी को जरूरत पड़ गई, कभी इमरजेंसी हो गई, अपने को पता है बीच में हमने सुना था कि ये बैंक उठ जाएगी, ये बैंक उठ जाएगी, फिर क्या हुआ, एसबीआई ने कुछ बैंकों में इन्वेस्ट कर दिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कुछ 3-4 बैंकों का मर्जर करवा दिया, 3-4 साल पहले की बात है। तो वो सब काम कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई ना क्रेडिट कंट्रोल भी करता है। सर क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन and money supply in the economy with the help of various tools of the monetary policy। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंदर आरबीआई पूरे कंट्री का क्रेडिट क्रिएशन में ध्यान रखता है। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सर हमारा मनी अभी वीक हो रहा है, सबको पता है, ठीक है। मनी वीक होने पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है वो काफी मात्रा में कम हो रहे हैं। इसी पॉइंट को मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं माइग्रेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। माइग्रेशन समझते हो। द आरबीआई इज ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन रिजर्व्स ऑफ द फॉरेन करेंसीज। आरबीआई के पास फॉरेन की करेंसीज पड़ी रहती है जिससे हमारे रुपए की वैल्यू पता चलती है। सर क्यों डॉलर की रिक्वायरमेंट है, क्यों यहाँ पे मैंने यूरो नहीं लिखा, डॉलर क्यों लिखा, क्योंकि अब देखो वर्ल्ड के अंदर ना ट्रेड करने का एक कॉमन करेंसी अभी चल रहा है और जिसको हम लोग बोलते हैं डॉलर, यूएस डॉलर, ठीक है। ये डॉलर भी बहुत सारे उसके अंदर स्पेसिफिक है कि हमको यूएस डॉलर ही चाहिए। आइए तो सर ये जो मैंने आपको बताया वो 5 जो थे ना वो आरबीआई के मॉनेटरी फंक्शंस थे। अब प्लीज इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ भी गप्पे मत मारो, एटलीस्ट आप हेडिंग सही लिख दो, समझो मैं आपको बोल रहा हूँ हेडिंग सही लिख लो, उसके बाद आपको जो करना वो कर दीजिएगा। सर अब हमने आरबीआई का जब पढ़ रहे थे तब हमने एक चीज हमने पढ़ी, वो है क्रेडिट क्रिएशन। अब मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन कमर्शियल बैंक्स में कैसा होता है, समझो। एक अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, सर ये याद ही नहीं रहता, आपको ये सेंटेंस लिखना है जिससे आपकी जो पर्सनल बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। ये क्वेश्चन के अंदर जब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, तो उसमें वेट पड़ता है, वेट। तो वो क्या है भाई कि कमर्शियल बैंक इज वन विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, वो बिजनेस में बैंकिंग का बिजनेस करेगा, उसका एक काम है डिपॉजिट करेगा पीपल्स के रुपए को। क्यों, क्योंकि वो लैंडिंग करने वाला है उसके बाद, और जब भी वो बंदा मांगेगा, डिमांड करेगा कि मेरे रुपए मुझे वापस करो, अदरवाइज उसको विड्रॉ करने के लिए आएगा चेक से, ड्राफ्ट से, या तो पे ऑर्डर से, या तो और भी किसी तरीके से। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स करती है। कौन करता है, कमर्शियल बैंक करती है। आपको करना क्या है, उसके फंक्शंस लिखने हैं। सर उसके मेनली 2 फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन
और सेकेंडरी फंक्शन। सर प्राइमरी फंक्शन के अंदर क्या है? तो सर प्राइमरी फंक्शन के अंदर है एक्सेप्टिंग अ डिपॉजिट। उनका काम क्या है? डिपॉजिट लेना। लोग उनके पास आएंगे बैंक में, लाओ मैं रुपए संभालता हूँ, रुपए लेते हैं। दूसरा, उसके बदले में आपको क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। आप देखो हर बैंक आपको कॉल करेगी, हाँ सर मैं HDFC बैंक से बात कर रही हूँ, कृपाली शर्मा, क्या आपको चाहिए क्रेडिट कार्ड? आपको सर 25,000 तक की लिमिट दी गई है, टोटली फ्री। ये सब बातें यही का लोग करते हैं। पेमेंट और विड्रॉल की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको चेकबुक दे देते हैं, आपको अगर कभी पेमेंट करने की जरूरत हुई कहीं पे तो। फिर सर आपको दे देते हैं क्रेडिट क्रिएशन। सर मान लो क्रेडिट क्रिएशन क्या है कि मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूं, लेकिन मेरे बैंक के अंदर मैं कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा हूं जिसकी वजह से अब मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो बैंक मुझे क्रेडिट क्रिएशन देखेगा, उसको बोलते हैं सिबिल। सिबिल और क्रेडिट स्कोर दोनों बहुत ही सिमिलर है, एक दो चीजों की फर्क है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता पर अपने को। तो बोले ये जो सिबिल स्कोर है इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि हाँ अपने ये प्रोफेसर को 1 करोड़ रुपए आराम से देंगे, बंदा अच्छा है, रुपए वापस कर देगा। और सर उसके बाद आता है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंक दूसरे बैंक में भी ट्रांजेक्शन करते हैं। सर सेकेंडरी फंक्शन की मैं अगर बात करूं तो एजेंसी यूटिलिटी सर्विस है, प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटी ऑफ द चेंजेस टाइम। सेकेंडरी फंक्शन ये है कि आपको यूटिलिटी सर्विसेज देते हैं, अब नेट बैंकिंग, गूगल पे, पुछड़ा ढेकड़ा फलाना सब यूज कर सकते हो, और आपको इसके अलावा भी अलग अलग फैसिलिटीज देते हैं। तो आइए बच्चा तांडव में आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा अब मैं स्पीड बढ़ा दूंगा क्योंकि वो PQLI और RBI में खो गया था। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। बैंक में कितनी तरह के डिपॉजिट्स होती है? सर कितनी तरह के अकाउंट्स होते हैं? जितने अकाउंट्स उतने डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग। सर ये जो है उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। उसमें सर क्या होता है रिकरिंग के अंदर कि मंथ के अंदर कोई एक डेट फिक्स कर देते हैं और एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं। तो सर डेट और अमाउंट, उस डेट को अपने आप आपके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होके आपके रिकरिंग अकाउंट में पहुंच जाती है। फिर आती है सर फिक्स लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, इसको बोलते हैं सर फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, तांडव चालू रहेगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन। एनी 3 क्वांटिटेटिव टूल्स इन द RBI मॉनेटरी पॉलिसी। अभी हमने बात की थी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों टूल्स की। तो सर व्हाट इज द क्वांटिटेटिव टूल? उसने 3 मांगे, मैंने आपको 7 दिए। 5 मार्क्स में भी अगर क्वेश्चन पूछे तो कंटेंट कम नहीं पड़ेगा। सर सबसे इजी वाले आप याद रख लो कोई भी 3। पहला तो बैंक रेट याद रखना, बैंक रेट आ गया। सर उसके बाद आता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सर ये चीजें हर स्टॉक मार्केट वाले को पता होनी चाहिए, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन जो भी क्रिएट होगी उसको स्टेबल करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमको? कैश रिजर्व रेशियो, उसको बोलते हैं सर CRR, कैश रिजर्व रेशियो होना चाहिए। हर एक बैंक के पास इतना कैश पड़ा हो तभी वो इतना डिपॉजिट कर सकता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR जिसे हम बोलते हैं, SLR वैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही है। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMOS, ठीक है, ओडोमोस नहीं है, OMOS है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब भी मार्केट ओपन होता है तब क्या क्या काम करेगा? कौन? RBI। कौन से टूल की मदद से? क्वांटिटेटिव टूल की मदद से। सर 7वां स्टेरिलेशन पॉलिसी, अलग अलग नई नई पॉलिसी बनाता जाएगा भाई, और पूरी बैंक को और इंडिया को हैरान करता रहेगा। अब सर क्वेश्चन नंबर वही है, RBI का, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है बैंक रेट को, रिवर्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को, और CRR को। सर समझाना भी तो था, मैंने आपको 7 पॉइंट्स दे दिए, 3 में आपको समझा देता हूँ फटाफट से। सर बैंक रेट का मतलब क्या होता है? देखो व्हेन द कमर्शियल बैंक्स हैव शॉर्टेज ऑफ फंड, जब भी कमर्शियल बैंक के अंदर फंड की शॉर्टेज होती है, सो दे आर बोरोविंग फ्रॉम द RBI। वो लोग क्या करते हैं? वो RBI के पास आते हैं और उससे रुपए मांगते हैं। एंड द रेट एट विच RBI लैंड्स, RBI जो रुपए देता है वो जिस रेट से देगा लॉन्ग टर्म के लिए, उसको हम बोलते हैं द बैंक रेट। यानी कि एक नॉर्मल बैंक थी, वो RBI के पास गई, बोले हमको रुपए चाहिए, शॉर्टेज हो रहा है, हमको रुपए दो। RBI ने रुपए दिए, अब RBI उससे जो परसेंटेज चार्ज करेगा उस रुपयों के बदले में, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। बैंक रेट डिसाइड कौन करेगा? सर RBI डिसाइड करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? व्हेन कमर्शियल बैंक्स नीड फंड्स, याद रखना कमर्शियल बैंक को फंड की जरूरत है वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए। शॉर्ट पीरियड कितना होता है? कई बार 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन। यहाँ पे अकाउंट की तरह मत करना कि शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम नहीं, 15 दिन 7 दिन की बातें हो रही है यहाँ पे। दे सेल सम सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड बाय देम टू द RBI विद द रीपर्चेज एग्रीमेंट।
उन्होंने क्या बोला, ये हमारे गोल्ड है, जैसे हम लोग कैसे गोल्ड बेच देते, डिपॉजिट नहीं कराना, गिरवे नहीं रखना, मॉर्गेज नहीं देना, बेच दिया गोल्ड। लेकिन किस कंडीशन में बेचा, आप अब ये गोल्ड रखो 50,000 के भाव में, मैं आपसे 7 दिन के बाद यही गोल्ड खरीद लूंगा, कुछ ज्यादा भाव दे दूंगा 51,000 रुपए आसपास, तो वो जो उसका रेट लगेगा, वो जो रेट चार्ज होता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। और मार्केट के अंदर अगर 0.25 का भी रेपो रेट चेंज हो जाता है ना, पूरा मार्केट हिल जाता है। सोचो कितना पावरफुल टूल है ये। सर उसके बाद रिवर्स रेपो रेट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, अब देख लीजिएगा एक बार घर पे। सीआरआर की बात कर लेता हूं मैं, अगेन वही, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, सर जितने भी एक्ट है ना वो एक पेज पे लिख लो, रात को सोने से पहले एक बार पढ़ के तकिए के नीचे रख देना, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, all the commercial banks have to keep certain minimum cash reserve, मतलब उन्होंने बोला हुआ था एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 कि हर कमर्शियल बैंक को एक फिक्स रिजर्व मेंटेन कराना पड़ेगा आरबीआई के अंदर, जिससे आपको कभी भी जरूरत पड़े तो वो आपको रुपए दे पाए और कोई भी बैंक रातों रात उठ के भाग ना जाए। इनिशियली सीआरआर वाज डिसाइडेड टू बी 5%। देखो शुरुआत में कितना था, 5% था, एंड 2% ऑफ द टाइम डिपॉजिट, और 2% जो था वो टाइम डिपॉजिट था। अभी ये जो सीआरआर का रेशियो है बच्चा, वो काफी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब बैंक भी हमसे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। सर 13 नंबर का क्वेश्चन, इकोनॉमिक कॉजेस फॉर द पॉवर्टी, बहुत इजी चैप्टर्स चालू हो गए, इजी क्वेश्चन चालू हो गए। पॉवर्टी क्यों हुई है उसके क्वेश्चंस लिखने हैं। सबसे पहला, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव पर लेबर। अब देखो आज भी गांव दिहाड़ी में कोई जाता है तो पूरे दिन का सिर्फ 300 रुपए मजूरी मिलता है उसको, पूरे दिन का खाली 300 रुपए। और अहमदाबाद जैसे सिटी में खाली फैकल्टी लेक्चर लेने आते हैं, 300 रुपए ले जाते हैं 1 घंटे के। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड द प्रॉपर्टी, लैंड और प्रॉपर्टी के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है भाई। जो अमीर है उसके पास अमीर है, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, सर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। गवर्नमेंट को आज 3 ईआर फेमस है, गवर्नमेंट के प्यारे 3 ईआर है। ये 3 ईआर कौन है, फार्मर्स, सोल्जर्स और एक्सपोर्टर्स। गवर्नमेंट इनके पीछे ध्यान दे रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसके लिए तो ध्यान नहीं दे रहा है। रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस, सर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, पॉवर्टी, गरीबी बढ़ती जा रही है। गरीबी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि हम विश्व में सबसे पहले नंबर पे जो आ गए पॉपुलेशन पे। अब कोई भी कंट्री के पास इतनी पॉपुलेशन हो और रिसोर्सेज उसके सामने सही नहीं है, वो देश में गरीबी कभी खत्म नहीं हो सकती। तो कंसेप्ट ऑफ द डिस्गेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सर हमको अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करना है, हम कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन एनी एक्टिविटी इफ टू मेनी पर्संस, ध्यान से सुनना, कोई एक काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आर एम्प्लॉयड एट द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हेन अ फ्यू पर्संस आर रिमूव्ड फ्रॉम वर्क एंड द टोटल प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। मतलब सर एक काम पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 2-3 को हटा भी दो तो भी सर टोटल प्रोडक्शन के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि वो लग रहे हैं वो काम कर रहे हैं पर वो कुछ काम के ही नहीं है। ऐसे लोगों को हटा भी दो तो प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो काम 3 लोग मिलकर कर रहे हैं उसको 5 लोगों से करवाया जा रहा है। 3 लोग कर सकते हैं तो 2 लोगों की जरूरत नहीं है, हटाओ। आजकल कंपनी सबको हटाई देती है वैसे भी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, इट हैज जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मतलब सर अनएम्प्लॉयड ही है पर बस खाली दिखते नहीं है। और इसकी अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो सर ये जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे वर्क करते हैं, जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। एज एन एम्प्लॉय एग्जाम्पल, सॉरी फॉर द एग्जाम्पल खुद ही पढ़ लेना, काम का टाइम नहीं बिगाड़ना। नो मोर प्रोडक्शन इज मेजर्ड फ्रॉम द अनवांटेड एम्प्लॉयड, मतलब जो कुछ ऐसे एम्प्लॉयड है जिससे कुछ भी प्रोडक्शन आपको मिल नहीं रहा, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और ये अनवांटेड एम्प्लॉयड जो होते हैं उनको हम डिस्गस्ट एम्प्लॉयड बोलते हैं, और ये डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेना एक बार, आपको खाली क्वेश्चन दिया हुआ है एक फार्म का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन मनरेगा, ठीक है। सर क्या है, महात्मा गांधी, पढ़ लेते हैं आगे पूरा ही, खाओ का क्या टाइम पास करें। सर फरवरी 2006 रूरल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा शुरू हुआ था 2006 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल रेजिडिंग इन द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री।
मतलब जो लोगों को पॉवर्टी है, जिनको काम नहीं मिल पा रहा, जिनकी काम की विलिंगनेस है, उनको काम देने के लिए नरेगा योजना शुरू हुई थी। पर ये नरेगा योजना को 2 अक्टूबर 2009 मतलब गांधी जयंती के दिन पे इसके आगे महात्मा गांधी लगाया गया। ठीक है, हम लोग आज भी करते हैं। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, कब बना? एमजी नरेगा कब बना? 2009। आपको एक सेंटेंस लिखना है, एक ये लिखना है, फिर ये लिख दो, टू मेक द प्रोग्राम सक्सेसफुल द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 2 फरवरी। अब समझो, ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? 2 फरवरी से हम लोग क्या मनाएंगे? एम्प्लॉयमेंट डे बनाएंगे। 2 फरवरी को हम एम्प्लॉयमेंट डे बनाएंगे। एम्प्लॉयमेंट डी नहीं, पर डे बनाना है उनको। प्रोग्राम में एटलीस्ट वन पर्सन फ्रॉम ईच फैमिली इज गिवन गारंटी ऑफ गेटिंग एम्प्लॉय फॉर 100 days इन अ ईयर। मतलब अगर आपका 4 लोगों का परिवार है तो 4 में से गारंटी है कि मैं एक को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी इसके अंदर, और गारंटेड है कि 365 दिन में से आपको 100 दिन काम मिलेगा। अरे बाकी के 200 दिन क्या खाएगा? इसमें कौन से ज्यादा रुपए दे दिए थे? 200-300 रुपए तो देते थे। 1/3 की अगर मैं बात करूं तो 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व फॉर द फीमेल्स। अब ये जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर जो 1/3 होगा वो फीमेल्स के लिए रिजर्व होगा। ये रिकमेंड किया जाएगा, प्रोवाइड मिनिमम वेजेस फॉर द फिजिकल लेबर। बस लो सर, मिनिमम वेजेस पे करना है। आज भी इंडिया का मिनिमम वेजेस एक बार गूगल सर्च कर लेना, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, तब कुछ 11,000 रुपए था। 1 महीना काम करवा लेंगे तब 11,000 रुपए मिलेंगे। क्या फायदा है इस चीज का? सर ये चीजें प्रोवाइडिंग वेजेस विद इन द 7 days, 7 दिन के अंदर उनको काम मिल जाएगा उनको। और एक किसको दिया जाएगा? विद इन द 5 किलोमीटर फॉर द रेसिडेंस। आपका जो घर है, आपको ऐसा नहीं कि बहुत दूर भेजा जाएगा, आपका जहां भी घर है उसके 5 किलोमीटर के सराउंडिंग्स के अंदर आपको MGNRA मनरेगा के अंदर आपको मिला जाएगा। सर ध्यान से देखना, कुछ 6-7 चीजें मैंने बोली है वो आपको कंप्लीटली मेंशन करनी जरूरी है। पहले तो नरेगा का लिख दो 2 सेंटेंस। नरेगा को 2 अक्टूबर 2009 को हमने क्या कर दिया? मनरेगा कर दिया। ये क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि हमको एम्प्लॉयमेंट अच्छा करना था। इसको सक्सेसफुल करने के लिए 2 फरवरी को हम एम्प्लॉयमेंट डे बनाया देते हैं। सर MCQ बन सकता है यहाँ पे। इसका काम क्या था कि एटलीस्ट घर में से एक इंसान को 100 दिन के लिए काम दिया जाए ईयर में। इस स्ट्रीम को आपको कहाँ भेजा जाएगा? सर नियर अबाउट आपके 5 किलोमीटर के सराउंड में। कितने दिन में सैलरी मिल जाएगी? 7 दिन के अंदर आपकी सैलरी आपके हाथ में होगी। सर वेजेस कितना दिया जाएगा? मिनिमम वेजेस दिया जाएगा। सर धड़ाधड़ी तांडव करते हुए आगे बढ़ते हैं, वैसे तो शांति से ही बढ़ेंगे। डिटेल द मेथड, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। डिटेल द मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। वाओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना। पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करूं? मुझसे ज्यादा तुमको पता है, मेरे को क्यों बोल रहे हो? आओ इधर। सर मास एजुकेशन करा दो, अवेयरनेस फैला दो, इफेक्टिवनेस फैला दो, इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज। वो कर ही रहे हैं ना लोग। आजकल मैरिज कब होती है? 26 तक बाद तो मैरिज होती है, 26 के बाद 4 साल तो मजे करते हैं। अब 30 की एज पे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होने की प्रयास भी करते हैं तो 34 के बाद तो उनकी फर्टिलिटी गायब हो जाती है। तो ये सब गवर्नमेंट तुमको ही फंसा रही है ये सब करने में। सर इंसेंटिव दे दो उसको कि अगर आपके घर में 2 ही बच्चे होंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, देखो चाइना ने क्या पॉलिसी बना दी, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो ठीक है, 2 से ऊपर जितने भी बच्चे आपने पैदा किए वो सब चाइना की मिलिट्री में चले जाएंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एक्सपेंशन इन मेडिकल सर्विसेज एंड इट्स ग्रोइंग इफेक्टिवनेस। अभी तो भाई अलग वांदे पड़े हुए। ठीक है, अभी तो चलो पॉपुलेशन की बातें चल रही है, तो यहाँ पे दूसरी ओर आप देखने जाओ IVF सेंटर्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। सबको लड़कियां चाहिए, लड़कियों का क्या होगा? सर नया क्वेश्चन है, डिटेल द मेथड्स टू कंट्रोल। कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे? तो भाई देखो, ये मेजर चीजें हैं। विद द हेल्प ऑफ साइंस, हम साइंस की हेल्प ले सकते हैं, उसमें इंक्रीज कर सकते हैं उनकी सर्विसेज फैसिलिटीज, जो चाइल्ड बर्थ रेट और हेल्थ को ज्यादा ध्यान देगा न्यूबॉर्न में। मैंने अभी आपको एक बात किया था जब मैं आपको HDI पढ़ा रहा था, TQLI पढ़ा रहा था। ठीक है, थाउजेंड्स बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उसके अंदर कितने बच्चे मर रहे हैं वो देखना है। उसमें जितने भी बच्चे अगर कम डेथ हो रही है उनकी, तो हमारा कंट्री का अच्छी चीज जा रही है। यूनिवर्सलाइजेशन की बात करूं मैं, इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की पहले ही दे दो उनको, जिनसे उनको कभी भी एड्स जैसी कोई बीमारियां ना हो। सर एफर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मेड टू रिड्यूस वेरियस इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा लगते हैं डिसीज के अंदर, और सेक्स रिलेटेड डिसीज बहुत ज्यादा होती है जिसको लेके वो कहीं पे डिस्कशन नहीं कर सकते। सर रिडक्शन इन द डेथ रेट एंड द इन्फेनेट मोर्टेलिटी रेट। सर डेथ रेट कम करना पड़ेगा, जो इंडिया उसको कम करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है।
ठीक है, माँ अमृतम कार्ड वगैरह योजना ला ला के उन्होंने काफी लोगों को हेल्थ में अश्योरेंस दिया हुआ है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन पॉलिसी। सर इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहला कंट्री था जिसने पॉपुलेशन पॉलिसी बनाया, उसका अमल नहीं हुआ वो अलग बात है। क्यों बनाया? क्योंकि उसको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी थी। कमिटी बैठी थी इसके ऊपर फ्रेम बनाने के लिए पूरी, कब? 2000 के साल में, और अभी तक उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं है। और इसका कमीशन के मेन चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। सर MCQ बन सकता है, ध्यान रखना कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल की एक कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष पद पे कौन थे, चेयरमैन कौन थे? तो नाम था उसका MS स्वामीनाथन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, स्विप करके आओ। सर क्या था कॉजेस ऑफ द लो डेथ रेट? लो डेथ रेट क्या करेंगे हम? हमको डेथ रेट कम करना है, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमको करना चाहिए? सबसे पहली बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर दो, अच्छा खाना, अच्छा रहना, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, अगर बेसिक नीड सबकी सेटिस्फाइड होती है, बच्चा एजुकेटेड होता है, पीपल एजुकेटेड होते हैं, तो अपने आप ही आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा सर कंट्रोल ओवर द एपिडेमिक, जैसे कि सर बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बहुत सारी चीजें एक साथ पूरे वर्ल्ड को देखनी पड़ी, जैसे कि प्लेग, मलेरिया, अभी अभी रिसेंटली हम सब ने देखा कोरोना, इन सबको कंट्रोल करना पड़ता है जिससे डेथ रेट कंट्रोल आता है। अब देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस साल 2020-2021 के अंदर सबसे ज्यादा डेथ हो गई, क्यों? क्योंकि सर एपिडेमिक चल रहे थे। 20th सेंचुरी के अंदर डेवलपमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुए हैं, इन सब चीजों को लेकर प्रोग्रेस हुई, इन सब चीजों में अंदर काफी डिटेल्ड में वैक्सीनेशन का काम हुआ है, अलग अलग वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड तक वैक्सीनेशन पहुंचाई गई है। इंडिया ने कई कंट्री को तो फ्री में वैक्सीनेशन दी थी कि हम बना रहे हैं, आप चिंता मत करो, ले जाओ। कंट्रोल करो ग्रोथ को और प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल क्लेमिटीज। समझो नेचुरल क्लेमिटीज मतलब क्या कि पूर आ गया, कहीं आग लगी, अभी हॉलीवुड में आग लगी थी, अगर आप सबको ये चीजें आजकल तो मुझसे ज्यादा ये सब चीजें आपको पता रहती है, इस सबसे रिलेट करो, आपको ज्यादा कंटेंट का रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। लो डेथ रेट के लिए इतनी चीजें अगर आपने कर ली, ध्यान दे दिया, तो आपका डेथ रेट काफी कम हो जाएगा। सर उसका ही सिनोनिमस क्वेश्चन आ गया यहाँ पे दूसरा कि भाई बर्थ रेट एंड एक्सप्लेन इट कॉज। हाई बर्थ रेट के क्या रीजन है बता देता हूं। बर्थ रेट इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि बॉर्न फॉर द एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग द गिवन ईयर, एक साल के अंदर 1000 में कितने बच्चे बोर्न हुए उसको बोलते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल, 1000 पीपल पे कितने बच्चे बोर्न हो गए एक साल के अंदर, वो आ गया आपका बर्थ रेट। इन इंडिया द बर्थ रेट इज हायर कंपेयर द डेथ रेट। इंडिया के अंदर ऑलरेडी ही डेथ रेट से ज्यादा क्या है? बर्थ रेट है। लेकिन बांग्लादेश जैसे देशों के अंदर बहुत ज्यादा अभी भी डेथ रेट चल रहा है। अब उसके हमको क्या बताने थे? कोजेस बताने थे। क्या बताने थे? कोजेस। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना वरना खो जाओगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। डोंट वरी, मैं बैठा हूं तब तक तो नहीं खोने दूंगा। सर कोजेस सबसे पहला सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, अदर फैक्टर। सर 3 फैक्टर के अंदर यहाँ पे कोजेस दिए हुए हैं। सोशल फैक्टर में क्या क्या आता है? सोशल फैक्टर में आता है सर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिज। हाँ, हम वांढा नहीं रह सकते, हमको शादी करनी पड़ेगी, ठीक है, वांढा विलास नहीं बन सकते हम, तो सर सोशल फैक्टर हो गया। दूसरा हो गया हम लोग बहुत जल्दी शादी कर लेते, और अगर कोई विधवा होता है, विडो होता है, तो उसकी भी दूसरी बार शादी करवा देते हैं। प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड हमारे इंडियन सोसाइटी के सबसे अंधा और काला सच। बाहर से इंसान किसी में भी आए, कोई भी गाड़ी में हो, कितना भी अमीर हो, अगर उसकी मेंटालिटी में ये चीज तो रहती है कि मुझे लड़का चाहिए, अरे क्या करेगा, भटका पड़ेगा क्या उसको पे? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होनी चाहिए। इंडिया में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, 10 लोग साथ में रहते हैं, तो जब भी वाइफ को, जब भी बहू को देखती है ना, सस क्या बोलती है? अब कहा सब मेरे मेरे को भी ऐसा हो रहा है कि मैं किसी बच्चे को खिलाऊं, उसको घूमने ले जाऊं, तो भाई अब क्या करने का? मतलब ऐसे हर तरीके से उसको ताने मारे जाते हैं कि तुम कोई बच्चा पैदा करके दो, अब लड़की हुई तो और एक बार ट्राई करो लड़का हो जाए, ठीक है। ये सब चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा है। दूसरा आ गया हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, जो क्या है? लो लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कम है, लो लेवल ऑफ इनकम, इनकम भी कम है। इनकम कम है उस वजह से बर्थ रेट ज्यादा है। सोचो सर कैसे रिलेट कराऊं, दिखाता हूं। एक बंदा पूरे दिन जाएगा 400 रुपए कमाएगा, 10 बच्चे पैदा कर दो, 400 मल्टीपल बाय 10, सर हो गया 4000। वाह, आप जल्दी करोड़पति बनोगे। सर ये कैलकुलेशन थी लोगों की, इसलिए 10-10 बच्चे पैदा हो गए थे कई जगह। हाई इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट, भाई ये तो मैं नहीं समझाऊंगा अभी, ठीक है, वो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं इसी में। सर एग्रीकल्चर इज द बैकबोन,
एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका बैकबोन ही एजुकेशन है। कैसे सर? सिंस द एंशिएंट टाइम इंडिया हैज बीन इन द एग्रीकल्चर नेशन, इंडिया पहले से एग्रीकल्चर नेशन रह चुका है ड्यू टू अ हाई डिपेंडेंसी ऑन हिज सेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर एक्सपोर्ट। इट्स लाइक द लाइफलाइन ऑफ द इंडिया। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए क्या है? लाइफलाइन है। ऐसे सेंटेंस ऐड करो, ऐसे वर्ड्स ऐड करो जो आपके आंसर को निखार देता है। इट इज द स्टेटस ऑफ द बीइंग द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग बैकबोन क्या है? एग्रीकल्चर है। और इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो जाता है, क्यों? क्योंकि भाई पब्लिक लाइफ में भी अफेक्टेड, गांव में किसी को रहना नहीं है। अ बिग प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया, और उनको ऐसा है कि हम लोगों को अब एग्रीकल्चर पे ज्यादा नहीं रहना है। ड्यू टू दिस दे हैव टू रिड्यूस डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। हाँ, एक ही चीज है कि बहुत सारी चीजें ऐसा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, अगर मैं बात करूं तो गांव पे रहते हैं तो उनको ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। ये बात होगी बहुत पुरानी, 2011 की छपी हुई बुक है। अभी गांव में भी सब लोग, आप देखो गांव में भी आईफोन ज्यादा यूज करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडियन इकोनॉमी में इतना टेक्नोलॉजी, इतने नेट, इतना वाईफाई वगैरह सब यूज नहीं किया जाता। सर उसके बाद शॉर्ट नोट लिख दो, क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर आप क्या करोगे? क्रॉप यानी क्या? अगर कोई खेडूत रात दिन मेहनत करके, चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, रात दिन मेहनत करके वो अपनी खेत के अंदर कुछ चीजें उगा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो सर हमने उसके लिए भी एक बना दिया, प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम द इंसेक्ट, डिजीज, weeds, cattle, birds using the पेस्टिसाइड्स। सर हर तरीके से अगर आपको इसी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जिससे इंक्रीज हो जाएगी, किससे? पेस्टिसाइड से। बट इंडिया हैज अ वेरी लेस यूज ऑफ द पेस्टिसाइड। इंडिया के अंदर काफी कम यूज होता है। हेक्टेयर की अगर मैं कंपेयर करूं तो इकोनॉमिक सर्वे किया हुआ है कि 2015 और 16 में इंडिया ने सिर्फ 0.5 किलोग्राम पेस्टिसाइड्स यूज किया था। लेकिन हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का पेस्टिसाइड्स रहता है, जो हम नेचुरल पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, ठीक है, गाय और बफेलो के जो गोबर से बनता है वो। लेकिन वे अमेरिका जैसा जो है वो 7-7 किलो पेस्टिसाइड यूज करता है, यूरोप 2.5 किलो यूज करता है, जापान 12 किलो पेस्टिसाइड्स यूज करता है, और कोरिया 6.5 किलो यूज करता है। इसीलिए कोरियन लोग इतने आप लोगों को अच्छे लगते हैं। आओ, दिस इज द रीजन व्हाई 15 to 25% ऑफ इंडियन क्रॉप्स गेट स्पॉइल्ड। ये भी एक रीजन है कि हम लोगों को अभी तक एग्रीकल्चर हम कर तो रहे, लेकिन एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को हमने कभी मर्ज नहीं किया। इसी की वजह से ये चीजें चल नहीं रही है। यहाँ पे इंसेक्ट, डिजीज, वीड्स, ये सब चीजें उसको मार देती है। सर ध्यान रखेंगे ये सब चीजों का, हम भी अगर फार्मिंग करने गए तो। डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस किसका है बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल? Sir, activity of the trade which take place within the geographical boundaries of the nation in the called international trade। मतलब सर आपका इंडिया है, आप इंडिया के अंदर कुछ भी करो, क्या हो गया? डोमेस्टिक या तो इंटरनल। सर इंडिया के बाहर अगर आपने ट्रेड कर दिया तो क्या हो गया? इंटरनेशनल। करेंसी की अगर बात करो तो इंडिया के अंदर कौन सी यूज होती है? रुपीज। बाहर कौन सी यूज होती है? डॉलर। स्केल की बात करो तो भाई डोमेस्टिक स्मॉल है कंपेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे तो पूरा वर्ल्ड है आपके पास, योर वर्ल्ड इज एज अ कस्टमर। लैंग्वेज की बात करो तो आपकी लोकल लैंग्वेज होती है, आपका ही कल्चर होता है, तो आप यहाँ पे ज्यादा लोगों को जानते हो अच्छे से। और यहाँ पे सर इंटरनेशनल ट्रेड है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लेक्चर, अलग अलग चीजों, अलग अलग रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे आपको टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें कम लगती है। जबकि आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो आपको ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, गवर्नमेंट ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, इन सब के चार्जेस कैसा होते हैं? ज्यादा बढ़ जाते हैं। सर दो डिफरेंस की बात की थी हमने, डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। याद रखना, जब भी आपको डिफरेंस पूछे प्लीज डिफरेंस ही रखना, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 21 पे हम पहुंच चुके हैं बेटा। एक्सचेंज रेट की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट? इज द प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी इन द टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यानी कि सर हमको सबको पता है कि डॉलर का भाव अभी चल रहा है 87-88 रुपीज। सर ये क्या है? ये एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट कैसे बनता है तो उसको लिखना है आपको। रेट is the price of foreign currency in the term of domestic currency in the other words। अब इसको आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में करके देता हूं। It is the unit of home currency required to buy one unit of a foreign currency। कि आपको कितने यूनिट्स या तो आपको कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी फॉरेन के एक यूनिट को परचेस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। सर आपको एक्सचेंज रेट पहले यहां तक लिखना है, उसके बाद इसको नीचे की लाइन में एरो करके लिखना है, आपकी 4 से 5 लाइन हो जाएगी। उसके बाद सर इफ द एक्सचेंज रेट गोज लोअर
द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी गोज हायर इन द इंटरनेशनल मार्केट। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, उसी तरीके से सर इसका आपको दूसरा बनाना है वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा क्या होता है सर? if the exchange rate goes higher, the value of Indian currency goes lower in the international market. So vice versa sentence कर देने का, एक के तीन sentence और बन गए. It means that Indian needs to spend less Indian rupee to purchase dollar, means foreign currency become cheaper and Indian currency becomes stronger. INR का मतलब होता है इंडियन करेंसी, ठीक है, इंडियन रुपी की बात कर रहा हूं। मतलब सर मैंने वैसे तो एक ही चीज बोली है, तो अलग अलग तरीके से बोली है, तो सर आपको लिखना एक ही चीज होता है, उसको अलग अलग तरीके से अगर तुमको लिखना आ गया, मेरे को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन दिख रही है आपको, ये 7 लाइन आप लिखोगे, एक पेज हो सकता है, आराम से होगा। ठीक है बच्चा, चलो लिखना भी सिखा रहा हूँ साथ साथ में, खाली पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ तांडव नहीं करना है, गुस्से में थोड़ी करना है अपने को, सोच समझ के लिखना है, क्योंकि ये 3 में से 3 चाहिए, 5 में से 5 चाहिए, 2 में से 2 चाहिए, कहीं भी आधा आधा मार्क्स कटना नहीं चाहिए, तो ऐसे लिखो आप, कभी नहीं कटेगा। टफ टॉपिक है, ध्यान देना थोड़ा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स ऑफ अकाउंट। सर टाइप्स ऑफ अकाउंट तो 2 ही होता है, आपको ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा कई बार, याद रखना एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको कई बार एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कितने अकाउंट्स होते हैं उसके। तो सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहले मीनिंग समझो, इज अ सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री। सर क्या बोला, कुछ अकाउंट्स है जिसकी वैल्यू है ट्रांजैक्शन कंट्री का विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी के पूरे दुनिया में, गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स एंड द कैपिटल। कैपिटल्स यानी कि असेट्स की बात हो रही है, ट्रांसफर पेमेंट्स एंड कैपिटल एंड असेट्स। सर ये क्या मतलब निकला, मतलब इधर डिटेल में समझाता हूं। एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोइंग, अब देखो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, थोड़ा अकाउंट का नॉलेज होना जरूरी है यहाँ पे, मैं तो हूं ही प्रोफेसर अकाउंट का। अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, मतलब एक ऐसा अकाउंट का स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यूज दिखाती है, जो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों में ही होगी, बस उसी को बोलते हैं सर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। कुछ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, खामखा लोगों ने इसको टफ कर दिया है, इसको इजी बना के देता हूं मैं तुमको। एक ऐसा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, ठीक है, अकाउंट में बनते हैं ना स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सिर्फ 2 चीजें दिखाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भाव दिखाता है, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइस, और वो कैसी होगी, टेंजिबल भी होगी, टेंजिबल यानी कि जो दिखता है, ठीक है, ये जो आपको मार्कर दिख रहा है तो टेंजिबल हुई, वो चीजें जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है वो इंटेंजिबल है, इनविजिबल है। तो टेंजिबल, आपको विजिबल वर्ड नहीं यूज करना, ना ही यहाँ पे इनविजिबल वर्ड यूज करना है, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है, गुड्स ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक मान लो आप, ये मेरे हाथ में जो घड़ी है मोवाडो की, इंटरनेशनल ब्रांड है, स्विस वॉच है, तो ये जो मोवाडो की घड़ी है, इसका ये एक ही घड़ी का पूरे साल में क्या क्या इंपोर्ट प्राइस रहा और क्या क्या एक्सपोर्ट प्राइस रहा, उसका एक पूरा स्टेटमेंट रेडी होता है कंपनी के लिए, उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है सर, नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैज अ क्रेडिट एंट्री एंड डेबिट एंट्री। ऑब्वियस है, अकाउंट के अंदर आप जो भी करोगे उसकी डुअल इफेक्ट होगी, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ डबल एंट्री सिस्टम, एक क्रेडिट साइड होती है तो दूसरी डेबिट साइड होगी। सर एक क्रेडिट साइड और डेबिट साइड क्या समझने का, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को हटाओ, इसको आगे बढ़ो। सर अब उसको मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ पेमेंट कितने होते हैं, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। मैं सर पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ तुमको, पूरा बीओपी समझा रहा हूँ, अकाउंट्स तो खाली लास्ट में आएगा अभी में, ठीक है, वो बोल के चला जाऊंगा, पर पूरा बीओपी समझा रहा हूँ। अगर 5 मार्क्स में पूछ लिया ना तो काम हो जाएगा तुम्हारा। कई बार ये भी पूछ रहे टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाओ, तो भाई बैलेंस क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेड टू बी इज बैलेंस व्हेन द वैल्यू ऑफ एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड इक्वल्स दैट ऑन द डेबिट साइड। यानी कि सर इसको अगर हम अकाउंट की लैंग्वेज में बोले तो क्या है, बैलेंस हुआ। बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें दोनों साइड का टोटल कैसा आता है, सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, उन दोनों का ही टोटल सेम आ रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बोलते हैं। सर अनबैलेंस का मतलब अब हमको समझ में आ गया, अनबैलेंस यानी कि सर द वैल्यू ऑफ एंट्रीज क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड इज नॉट इक्वल। इतना इजी बिल्स ऑफ पेमेंट आपको कितना टफ करना है, ठीक है, टफ मत करो यार, महादेव के भक्त हम लोग। आओ, अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सर क्या बोला, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सर ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स होते हैं, एक करंट और एक कैपिटल।
सर पार्टनरशिप एक्ट में ना जो पहला चैप्टर है ना वो पढ़ लेना, करंट कैपिटल के लिए, क्या ऐसे में मजाक मारी करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, गिव द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप ऑफ अकाउंट। लो वापस वही क्वेश्चन, ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट उसका एक्सप्लेन करने थे, लेकिन 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 कुछ चीजें अगर आपको ऐसा पूछ लिया, सर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बीओपी, सर ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करते हैं, आओ समझा देता हूं मैं तुमको फटाफट। इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस, पूरे के पूरा सर क्वेश्चन वही के वही ठोक दिया, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस those factors which affect the imports, exports, movement of capital, movement of factors of production and investment, lending, etc. in the nation। सर आपको जितना याद रहे उतना लिखना, ठीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो याद रहेगा क्योंकि वो डेफिनेशन में भी था। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, जो भी चीज है उसकी डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लो और उसके बाद फिर पॉइंट्स याद कर लो। कुछ नहीं करना सर, ये पीपीटी ये वीडियो ये कुछ भी करके मैं आपको दे दूंगा, कहीं से नहीं होगा ना। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक ही नहीं डालने दे रहा यूट्यूब मुझे, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर कैसे भी करके मैं आपको ये पीडीएफ पहुंचा दूंगा आपके पास। इतना भी करके गया तो दोस्त आपका पेपर 70% यहीं से है, ठीक है। मैं सेक्शन ए बी की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उसमें से 70% 80% क्वेश्चन आपका इधर से ही निकलने वाला है। इवन कितने सारे मैं आपको एमसीक्यूज भी दे रहा हूं हाथों हाथ। सर एक्सचेंज रेट जो बीओपी को अफेक्ट करता है, सर प्राइस जो बीओपी को इफेक्ट करता है, कौन सी प्राइस, जो हमारा फॉरेन कंट्रीज के अंदर भाव चल रहा है ना वो प्राइस, ठीक है। मान लो अगर यूएस डॉलर 3 महीने के अंदर भी अगर यूएस डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपीस में 75 हो जाए ना, इंडिया का भोकाल मच जाएगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इतनी करेंसी अगर गई ना तो मतलब इंडियन रुपीस पावरफुल होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टेबल इंपोर्ट्स की मैं बात करूं, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा होगा तभी तो जाके इंडियन करेंसी स्ट्रांग बनेगी। और लीगल रिस्ट्रिक्शंस काफी होते हैं यहाँ पे ट्रेडर्स पे, तो आपको वो भी ध्यान रखने हैं लीगल रिस्ट्रिक्शंस को। नए क्वेश्चन, सर गिव द मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर कुछ नया लेके आया हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा डिटेल में समझा दिया, उसके फैक्टर्स भी समझा दिए, उसके अकाउंट भी समझा दिए, उसके टाइप भी समझा दिए। अब आते हैं सर बैलेंस ऑफ ट्रेड पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड? सर एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट showing the value imports and export only tangibles goods during a year is known as the balance of trade। सर ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ठीक है। तो सर आप जो व्यापार कर रहे हो, व्यापार हम दो चीजों में कर रहे थे, टेंजिबल इंटेंजिबल, जो दिखता है वो टेंजिबल, जो नहीं दिखता वो इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब मैं आपसे सीधे सीधा ये समझ लो कि टेंजिबल क्या दिखता, क्या है सर, गुड्स दिखता है, सर्विसेज नहीं दिखती है, ठीक है। तो हम जो सिर्फ अगर गुड्स के ऊपर ही धंधा कर रहे हैं तो वो है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो वो क्या है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स आर रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट एंट्री। मतलब सर यहाँ के अंदर जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको हम क्रेडिट में लिख रहे हैं, और जो पेमेंट हो रहा है इंपोर्ट्स का उसको हम डेबिट में लिख रहे हैं। सर कितना इजी कर दिया मैंने। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अकाउंट आता है आपके लिए बहुत इजी हो गया, बस इसको सेंटेंस में लिख दो। रिसीव जो भी हो रही है एक्सपोर्ट से उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे, और पेमेंट जो भी कर रहे हैं इंपोर्ट से उसको हम डेबिट में लिखेंगे। सब कुछ उल्टा, एक ही सेंटेंस याद रखो फिर उसका उल्टा कर दो। सो द सम टोटल ऑन दिस सेक्शन ऑफ द करंट अकाउंट, इस पूरे ही करंट अकाउंट का जो लास्ट में टोटल बचता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर यहां से ये सेंटेंस पे भी अगर एमसीक्यू में बनाना चाहूं तो आ जाएगा अच्छा खासा एमसीक्यू कि भाई अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कौन सी साइड का अगर बैलेंस बचता है तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। तो भाई करंट अकाउंट का बचना चाहिए। किसका? करंट अकाउंट का। सर नया क्वेश्चन बीओपी और ट्रेड था तो थोड़ा स्लो था, अब थोड़ी स्पीड हमारी वापस बढ़ जाएगी क्योंकि ये सब चीज हमको थोड़ी थोड़ी पता है। 3 मेजर्स पूछे हैं आपको गवर्नमेंट को डेवलप इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, ओनली 3 मेजर्स पूछे हैं भाई। 3 मेजर्स के अंदर सबसे पहले आ जाओ, एज दे आर ऑल्सो एज ए नीड एज अदर सेक्टर्स दिस स्टेप्स आर फॉलोइंग। सबसे पहला स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, इनकरेजमेंट द प्रमोशन द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी इकोनॉमिक इंडस्ट्री बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है, इंपोर्ट टैरिफ करना जरूरी है, टेक्निकल स्किल्स और ट्रेनिंग देना जरूरी है। सर हमको गवर्नमेंट चाहती है कि डेवलपमेंट हो इंडस्ट्रीज में, लेकिन नॉलेज ही नहीं है तो कैसे होगा डेवलपमेंट, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, मैं बोल नहीं पा रहा तो थोड़ा गर्म पानी वगैरह पिया था। तो अभी वो जो मैम आए
एडिटर, उन्होंने बोला सर एक वीडियो आपसे गलती से चला गया है जिसमें पीछे का पोर्शन एडिट करना आप भूल गए। ठीक है, बच्चों ने कमेंट मारी है तो उनको भी आइडिया आ गया। ठीक है, होता है कई बार, दिक्कत नहीं है मुझे उसमें भी कोई। इकोनॉमिक सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट क्या है सर? गवर्नमेंट अगर यहाँ पे टेरिफ ज्यादा लेती रहेगी, आपको लूटती रहेगी, इंडस्ट्रीज को लूटती रहेगी, जीएसटी बढ़ाती जाएगी, तो क्या होगा? आप अभी पॉपकॉर्न का केस देख लो, अगर अच्छा पॉपकॉर्न है तो ऐसा, बुरा पॉपकॉर्न है तो ऐसा, बहुत दिक्कतें चल रही है उसके पॉपकॉर्न में भी। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज और सर्विसेज की मैं बात करता हूँ तो भाई उनकी भी अच्छी चीजें चलनी चाहिए। सेटिंग अप द वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड द पॉलिसीज, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और अलग अलग पॉलिसीज के ऊपर भी हमको वर्क करना है। ये सर नेक्स्ट क्वेश्चन 25, राइट द एनी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले थे, मैं आपको पहले तो मीनिंग दे देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री? जिसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से कम है और जिनका टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है। तो यानी कि सर इन्वेस्टमेंट मोर देन 25 लाख, सॉरी इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज्यादा है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब देखो एड्यूग्रिड जो है, एड्यूग्रिड आता है मीडियम स्केल इंडस्ट्री में, ठीक है, जिसको बोलते हैं एमएसएमई। एड्यूग्रिड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 25 लाख से बहुत ज्यादा हो चुका है और टर्नओवर हमारा 5 करोड़ से भी ज्यादा है। सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। देखो गवर्नमेंट को फायदे क्या हो रहे हैं, हमको क्या बोला था इन्होंने, इंपॉर्टेंस बताना है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं। अबे आपके प्रोडक्शन को भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ना अगर मैं बोलूं छोटे स्केल पे ये लोग करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज। हर चीज फार्मिंग की आप जितने भी गिन लो, स्पाइसेस गिन लो, मैंगोज गिन लो, भी समर की सीजन आ रही है तो सब चीजें लोग एक्सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं। लेबर जो होता है उनका प्रोडक्शन का टेक्निक थोड़ा बहुत मिल जाता है। सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये लोग संभाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को ना बड़े ट्रेड पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम करना होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं लोग, तो उनके पास आते हैं डॉलर्स, फॉरेन करेंसी, वो देते हैं आरबीआई में और उससे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा लेते हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सब चीजें होती है। बैलेंस, रीजनल डेवलपमेंट, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी तो वो टैक्स भरेंगे। अहमदाबाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत है, इंडस्ट्रीज बहुत है, बिजनेसेस बहुत है, तो अहमदाबाद का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होता है, गुजरात का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू बिहार, ठीक है। बिहार के कंपेयर में गुजरात आगे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी में इस मिट्टी की सुगंध में धंधा बसा है, और जहां जहां धंधा है वहां वहां गुजरात है। अब इंपॉर्टेंस हमको बताना है एजुकेशन का, क्या ही बता लूं, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, देख लो तुम। एन इंडिविजुअल एक्वायर्स मोर नॉलेज। तुम लोग ना ऐसी क्वेश्चंस के अंदर ना वो फालतू गप्पे मारते हो घटिया इंग्लिश में, सीख लो, अभी इंग्लिश भी सीख लो थोड़ी तुम में। मोर नॉलेज ड्यू टू विच सी और ही, देखो सर ऐसे लिखो अच्छा लगता है, becomes eligible for high class opportunities and as a result his standard of living improves। अगर कोई एक इंडिविजुअल अच्छा एजुकेशन लेता है, अच्छा एजुकेशन एक्वायर करता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो लोग एलिजिबल होते हैं खुद के लाइफ स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने में। एजुकेशन इंप्रूव्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू एक्सचेंज आइडियाज एंड अपलिफ्ट्स हिज एंड हर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं जो भी हूं मेरे एजुकेशन की वजह से हूं, भले इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तुम कितनी भी गालियां दो, मैं कितनी भी गालियां दो, कुछ चीजें गलत है लेकिन अच्छा भी तो है। मैं जहां से आया हूं वो स्टोरी बहुत पूरे बाद में सुनाऊंगा आराम से बैठ के कभी। एन इंडिविजुअल कैन मेक प्रॉफिटेबल डिसीजंस हिमसेल्फ, उसको समझ में आता है कि डिसीजन कैसे लेने हैं, आजू बाजू में सराउंडिंग में गुड लाइफ जी सकता है, अच्छी जिंदगी जी सकता है, अच्छे एटमोस्फियर के अंदर। एजुकेशन मेक्स अ पर्सन एफिशिएंट इनफ टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज दैट आर जनरेटेड इन द सोसाइटी थ्रू द डेवलपमेंट। मतलब सर एक सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट के अंदर ये सब चीजें हमको चाहिए। सर फटाफट बढ़ते आगे। प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्ट्री लेबर्स कैन बी इंक्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, सर अच्छा चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अच्छा चाहिए मतलब कि अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो आपको टेक्नोलॉजी चलाना धीरे धीरे आ ही जाएगा। वो वीडियो गलती से चला गया जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस पे काम कर रहा हूं मैं अभी, और लैक ऑफ टीम बहुत ज्यादा बर्डन है अभी। बाकी अगर देख लो हो जाएगा, अच्छा चिंता मत करो आप उस सब चीजों पे। आपका ध्यान अभी आना चाहिए कंटेंट पे, ठीक है सर। कंटेंट क्या है हमारा, इंपोर्टेंस बोला था एजुकेशन का सर, इसमें से कोई भी 5 लिख लो, 5 आपको 3 में से 3 मार्क्स देगा वो, 3 में से 3, पर अच्छे वाले 5 लिखना जिसमें थोड़ा सा ढंग के वर्ड यूज किए हो, ठीक है। जब भी आपको लिखना हो ना सी और ये साथ में ही लिख दो तो उससे एक अच्छा इंपोर्टेंस क्रिएट होता है, अच्छी इंप्रेशन क्रिएट होती है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा हीज और हर यूज कर रहे हो तो हीज और हर लिखो, उससे दिखता है उसको कि बंदे के पास नॉलेज है। आपका अपना इंडियन रेलवे स्टेशन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। सर शॉर्ट नोट की शुरुआत होती है हिस्ट्री से। देखो आपको कोई भी टॉपिक के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है
मैं बताता हूं कैसे लिखना है। पास्ट, प्रेजेंट और अचीवमेंट्स। अगर फ्यूचर है तो ठीक है, बाकी पास्ट, प्रेजेंट और अचीवमेंट, ये तीन चीज लिखो, आपकी शॉर्ट नोट खत्म। सर क्या है हिस्ट्री इसकी? सबसे पहले स्टार्ट किया था ब्रिटिशों ने। कब? सर अप्रैल 1853। कहां से किया था? बॉम्बे से थाने। डिस्टेंस कितना था उसका? 22 माइल्स का था, जो 34 किलोमीटर होता है करीब करीब। World over railway is considered to be a revolutionary development in the field of the transportation. The British government developed the railways in India for their own benefit. ये याद रखना। कई लोग बोलते हैं अंग्रेजों ने हमको रेलवे दिया, वो उनके फायदे के लिए दिया था भाई, हमारे लिए नहीं दिया था। कोई अच्छे लोग इंडिया में आए नहीं आज तक मोदी जी के अलावा, मेरा ऐसा मानना है, माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, ब्रिटिशरों ने रेलवे डाली उसके लिए क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। टुडे द स्प्रेड ऑफ द रेलवे नेटवर्क स्टैंड्स टू बी नंबर 1 इन द एशिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंट, ये मैंने बता दिया आपको 2 सेंटेंस में, पास्ट और प्रेजेंट। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में, सॉरी पूरे एशिया में फर्स्ट नंबर पे है, और पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे है, 4th इन द एंटायर वर्ल्ड। और ये डेटा थोड़ा पुराना है, मुझे लगता है अभी हम 3rd तक तो पहुंच चुके हैं। पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह पे भी रेलवे ग्रो कर रहा है, ज्यादा ग्रो कर रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे की मैं बात करूं अगर, तो भाई देखो महाकुंभ था, इतने सारे लोग पहुंच पाए बिकॉज ऑफ रेलवे, इतने सारे लोग मर भी गए बिकॉज ऑफ रेलवे। ठीक है सर, दोनों चीजें होती है साथ में। इंक्रीज इन द लेबर सप्लाई टू इंडस्ट्री, मोर मॉडर्नाइजेशन जो अगर कर दिया हमने, देखो रेलवे जितना जितना अच्छा बनता जाएगा, टेक्नोलॉजी आती जाएगी, वैसे वैसे काम अच्छा होता जाएगा। मोर फैसिलिटीज आर द बीइंग क्रिएटेड टू मेक रेल ट्रैवल सेफर। जैसे कि वंदे भारत एक नई ट्रेन निकाली है, पता नहीं कितनी बार ठुकती रहती है वो, तो अच्छे सेफ्टी के पर्पज से ट्रेन को बनाया गया है कि आपको कम दिक्कतें हो, आप जल्दी पहुंच जाओ एक से लेकर दूसरे डेस्टिनेशन तक। काफी अच्छा है, इसी के चक्कर में मेट्रो भी आ रही है अभी तो। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द माइग्रेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, याद है किसी को? व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइग्रेशन? मैंने बोला था मैं यहाँ पे डिटेल पढ़ाऊंगा। सर सेम चीज है, आपको पॉजिटिव इफेक्ट बताना है, पहले बता दो। ग्रोथ ऑफ द इनकम। माइग्रेशन यानी क्या? मैं किसी गांव में पैदा हुआ और वहां से पैदा होके मैं अहमदाबाद में आया, तो मैंने माइग्रेट हुआ। माइग्रेट का हिंदी या गुजराती में आपको बोलूं तो होता है स्थलांतर करना, कि आप एक जगह पे थे, आप वहां से दूसरी एक जगह जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? ताकि आपको अच्छा करियर मिले, अच्छी इनकम मिले, आप उसके लिए ट्रांसफर हो रहे हो। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो जो लोग माइग्रेट होते हैं वो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर काफी बड़ा रोल निभाते हैं। देखो यहाँ से काफी लोग फॉरेन जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, वहां से हमको क्या मिलते हैं? फॉरेन की इनकम मिलती है। वहां पे वो कुछ भी कर रहे हो लेकिन कमा तो फॉरेन करेंसी में रहे, और वो फॉरेन करेंसी वो इंडिया भेजते हैं। सिंस द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ द 1991, 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, वही ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन वाला, तो माइग्रेशन हैज रैपिडली इंक्रीज, रिजल्टिंग इन द ग्रेटर इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बीन टेकिंग अ प्लेस एट अ फास्टर पेस। ठीक है, बहुत ज्यादा सर हो गया था 1991 के बाद, माइग्रेशन बहुत इंक्रीज हो गया था। अदर देन दैट इंडिया गो अब्रॉड। अब इंडिया के अंदर खास कर गुजरात के अंदर लोग बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, एक्सपर्टीज के लिए जा रहे हैं, और द गेन फ्रॉम देयर इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, और उनकी मदद से ही हमारी कंट्री को डेवलपमेंट में फायदा मिलता है। क्वेश्चन क्या था? माइग्रेशन के फायदे, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, दोनों चीजें दिखाना, कंटेंट अच्छा लिखना इंग्लिश में। ठीक है सर। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जनधन योजना बताइए सर क्या थी? मैंने क्या बोला था? हिस्ट्री, प्रेजेंट और अचीवमेंट्स। हिस्ट्री, प्रेजेंट और अचीवमेंट। सर टू हिट दैट रूट ऑफ पॉवर्टी। मेरे को लगता है स्लाइड चेंज हो गई है, दूसरी आ गई सीधा। आओ हिस्ट्री के लिए यहां पर मिलते हैं, कुछ लोचे हुए स्लाइड्स में, चलेगा। टू हिट द रूट ऑफ पॉवर्टी। सर ये योजना क्यों बनाई गई? क्योंकि उसके कोर में क्या था? सर कोर क्या था? पॉवर्टी को कंपीट करने के लिए, पॉवर्टी से बचाने के लिए लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई गई थी। यह स्कीम कब शुरुआत हुई थी? 28 मई अगस्त को हुई थी 2014। एम गलत आ गया, 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। एंड द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस स्कीम 1.5 करोड़ अकाउंट्स वेर ओपन। मतलब पहले ही दिन, एक ही दिन में 1.5 करोड़ अकाउंट ओपन हो गए थे ऑल ओवर द इंडिया। अब सर ये हो गया हिस्ट्री, पास्ट। अब आते हैं प्रेजेंट पे। फीचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जनधन योजना। हमको क्वेश्चन भी यही नहीं पूछा था, क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट ही लिखना है। फीचर क्या है सर? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बैंकिंग फैसिलिटीज इंक्रीज की जाए, और दूसरा क्या था?
ये जो योजना है वो इसीलिए बनाई गई थी कि लोगों की जो सब्सिडी है ना, उसमें उसके बीच में ना गवर्नमेंट एजेंट जो पहले थे वो लोग बहुत भ्रष्टाचार करते थे, बहुत घूस खाते थे। उन लोगों को हटा के सारी की सारी सब्सिडी डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में डाली जा सके, इसलिए जनधन योजना ओपन हुई थी। सर उनके बैंक अकाउंट में रुपए डालने थे। आफ्टर द 5 months ऑफ द ओपनिंग एन अकाउंट, मतलब सर 5 महीने के बाद अगर आपने अकाउंट ओपन किया है, आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो 75,000 का। मतलब अगर मैंने जनधन खाता खुलवा दिया और मैं 6 महीने से कॉन्स्टेंट उसके अंदर रेगुलर ट्रांजेक्शन कभी कभी कर रहा हूं, तो मुझे 75,000 का क्रेडिट मिलेगा बैंक से, कम ब्याज दरों पे। इस स्कीम के अंदर जिन्होंने भी अकाउंट ओपन करवाया था 26 जनवरी 2015 से पहले, डेट याद रखना, 26 जनवरी आजादी का दिन 2015 से पहले, हैव आल्सो बेनिफिटेड विद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उनको LIC फ्री में दिया गया था। जिन्होंने भी 26/2016 से पहले ओपन कराया था, 26 जन 2015 से पहले जिन्होंने खुलवा लिया, उनको LIC की पॉलिसी भी दी गई थी। मतलब गवर्नमेंट में क्या बोलता था, लो एक के साथ दो चीजें मैं आपको दे देता हूं। सर एज पर द RBI रिपोर्ट, नंबर ऑफ अकाउंट, अब देखो अचीवमेंट की बात हुई थी, सर अचीवमेंट देखते हैं। 32 करोड़ डिपॉजिट हो गए थे रुपए उसके अंदर। और ये कब का डेटा है, 15 अगस्त 2018 का। उसके बाद तो कितने साल हो गए। प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना इज predominantly the scheme for overall financial inclusion। और ये कब क्यों हुआ, RBI रिपोर्ट, the number of accounts were 32 crores deposited with this 2,70,000 crore record on the 15 अगस्त 2018। मतलब सर 32 करोड़ अकाउंट के अंदर 2,70,000 करोड़ रुपए पड़े, 2,70,000 करोड़ रुपीज इन द प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स। सोचो कितनी बड़ी अमाउंट इंडिया के पास पड़ी है। और दिस स्कीम इज ऑपरेटेड बाय द RBI। सर लास्ट MCQ है, ठीक है, ध्यान रखना, ये आपको MCQ में भी पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन खाता जो था वो स्कीम कौन ऑपरेट कर रहा है। सर बस खत्म ही होने आया, थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, खत्म करके छोड़ते हैं। लिस्ट डाउन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड एक्सप्लेन ईच ऑफ दोस इज वन सेंटेंस में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं लिख देता हूं। वन सेंटेंस के अंदर आपको देखो, यहाँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको बोला क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन लिखो कमर्शियल बैंक के और सबको एक्सप्लेन करो। देखो सर जब भी बोले ना सबको एक्सप्लेन करो, आपको एटलीस्ट 5-5 एक्सप्लेन करना है। फिर भले आप उसको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करो, लेकिन एक्सप्लेन करो प्राइमरी फंक्शन क्या क्या है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, पेमेंट एंड विथड्रॉल फैसिलिटीज, क्रेडिट क्रिएशन एंड इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ये सब अभी आगे पढ़ा चुका हूं सर। और दूसरा सेकेंडरी में क्या आता है, एजेंसी यूटिलिटी सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक में। उनका काम होता है वेरियस फैसिलिटीज देना आपको ऑल ओवर द टाइम, एंड द प्रोवाइड्स द डिजिटल सर्विसेज आल्सो लाइक जीपे, UPI वगैरह वगैरह वगैरह। न्यू क्वेश्चन सर, क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव टूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। डिस्कशन थोड़ा बहुत हुआ था, थोड़ा बहुत बाकी है। इनमें भी आपको बोला हुआ है जितने भी दिए हैं सबको एक एक सेंटेंस के अंदर एक्सप्लेन करना है सर। तो सर क्वांटिटेटिव टूल्स क्या थे, अपने ने बात की थी RBI क्या, ठीक है। आओ अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉनेटरी पॉलिसी जो कौन बनाया था, RBI बनाया था। तो सर क्या है क्वांटिटेटिव टूल्स, सबसे पहला बैंक रेट, सर डिटेल में समझ के आए हैं हम लोग। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट भी समझ लिया है। स्टेबिलाईजर, कैश रिजर्व चाहिए हमको थोड़ा बहुत, CRR, SLR चाहिए, सिचुएशन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑलमोस्ट चाहिए, ओडोमोस्ट मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो सर ये सब समझ के आए हुए। क्वालिटेटिव टूल हमको बाकी थे समझना, क्वालिटेटिव देख लेते हैं एक बार। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती है सर। क्वालिटेटिव टूल में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपको जब भी कोई चीज ओपन करना है, कमर्शियल बैंक ओपन करना है, आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा हमको, जो मार्जिन भी उसके अंदर रिक्वायरमेंट होता है। और सर सेलिंग ऑन क्रेडिट एंड द डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कोई भी कमर्शियल बैंक डिसाइड नहीं करती। हर इंटरेस्ट रेट होम लोन का, कार लोन का, मैरिज लोन का, एजुकेशन लोन का कौन डिसाइड करता है, डिसाइड बाय RBI ओनली, ठीक है। RBI ही है जो ये सब चीजें डिसाइड करेगा। सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेज की ओर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोज एट द सेज when introduced from 1st April 2000 and its main purpose is to attract foreign investment and to develop a control free environment for export। यानी कि सर फॉरेन में जो है हमको उसके हिसाब से काम करना होता है। स्पेशल में जो अप्रैल 2000 को बनाया गया था, 1 अप्रैल 2000 को बनाया गया था, मेन काम क्या था कि फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेवलपमेंट कंट्रोल में, और फ्री एनवायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट देंगे। यानी कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, मैंने क्यों अभी बोला था
तीन ईयर, सोल्जर, फार्मर और एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के ऊपर इंडिया बहुत ज्यादा मेहरबान है। आप अगर एक्सपोर्टर हो तो आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी। अभी पता है गिफ्ट सिटी इतना फेमस क्यों है? बिकॉज ऑफ सेज। गिफ्ट सिटी के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोला जा रहा है, जहां से अगर आप कितना भी धंधा कर रहे हो करोड़ों का, 0% टैक्स। और अगर यहाँ पे आपने कहीं पे राजस्थान में जाके कोई पीवीआर में जाके पॉपकॉर्न भी खा लिया ना, 18% टैक्स लेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर, दिस इज इंडिया। टैक्स इंसेंटिव्स गारंटेड बाय लॉ और द स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। सर अब करोड़ों रुपए का धंधा कर रहे हो और आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना, तो ऑब्वियस है कि आप फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर ही लोगे। और वो अट्रैक्ट करके क्या करेंगे? हम लोग एक मॉडल बना देंगे, जैसे कि चाइना ने बनाया था, द एक्सपोर्टर ओरिएंटेड प्रोड्यूसिंग सेक्टर विद द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है एफडीआई, वो याद रखना। उसके ऊपर से आप काफी सारी चीजें अभी आपको पढ़ोगे, ठीक है। चाइना का ही हमने कॉपी किया हुआ, हमने कुछ नया सोचा नहीं था। टैक्स फ्री जोन बना दिया, जिससे क्या हुआ? क्रिएटेड बाय द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इन अदर वर्ड, इट कैन बी सेड दैट with the nation says that types geographical areas where economical laws remains different। मतलब सर ये जियोग्राफिकल लॉज है, वो अलग तरीके से चलेगा। उसको तुम मतलब इसको ना गुजरात के साथ कोई लेना देना नहीं है। भले गुजरात के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है, बट उसको गुजरात यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी लेना देना नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। अब सर यहाँ पे आप देखने जाओ तो चाइना, इंडिया, जॉर्डन, पोलैंड, फिलीपाइंस, रशिया, कोरिया, इस सब जगह पे बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन खुले हुए हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहां पे खुला हुआ है? सेटअप 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे लिखना था, पास्ट लिख दिया, हिस्ट्री लिख दी। अब हम लिखते हैं प्रेजेंट का, ठीक है, कुछ अचीवमेंट होंगे उनके। हमने 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिख दिए, गलत इंफॉर्मेशन है, सर्च करके सही मत लिखना। इसलिए अभी सही नहीं बता रहा, मेरे को पता है कितने इकोनॉमिक जोन अभी करंट में है, लेकिन वो नहीं लिखना। तुमको अभी भी क्या लिखना है? 8 ही लिखना है। कहां कहां पे है? सांता क्रूज, कोची, कंडला, सूरत, चेन्नई, विशाखापट्टनम, फाल्ता जो वेस्ट बंगाल में है, नोएडा में भी है। तो सर न्यू 18 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर प्रपोज्ड। 18 और इकोनॉमिक जोन हमने प्रपोज कर दिए हैं। एनी प्राइवेट पर्सन, गवर्नमेंट, ज्वाइंट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज में स्टार्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो लोग मतलब वो लोग बोल सकते हैं कि हमको चालू करना है हमारे कंट्री में, हमारे या तो हमारे स्टेट में। Even foreign institute can also start a special economic zone. All these type of the special economic zones to be controlled by the government. ये चीज याद रखना। कंट्रोल कौन करता है इसको? बोले गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कौन कंट्रोल कर रहा था? आरबीआई कंट्रोल कर रहा था। सर इसी के साथ आज का महाशिवरात्रि का जो तांडव था ये खत्म हुआ है, लेकिन प्लीज वेट करिए, अभी भी आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन रास्ते में वो बनेंगे, लेकिन लेक ऑफ हेल्थ थोड़ा मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको सेक्शन ए के भी मैं एमसीक्यू, बहुत लोगों ने डिमांड की है, मैं आपको दूंगा। सिर्फ 50 एमसीक्यू दूंगा और 50 में से एटलीस्ट 15 एमसीक्यू कल आपके पेपर में होंगे। मिलते हैं तांडव पार्ट 2 में, तब तक जय हिंद, जय भारत।